आहे आणि तिथनं ती बरेच स्पोर्ट्स टीमचे सेशन घेते, तिथल्या क्रिकेट टीमचं सेशन घेते. आता मागच्या आठवड्यामध्ये आपल्या शूटिंगच्या मुलांबरोबर पण तिने सेशन घेतलंय. सो मी तिला एक रिक्वेस्ट केली की आपण शूटिंगच्या मुलांना किंवा बरोबर तर सेशन घेतो, पण आपण काही सेशन पॅरेंट्स साठी जे घेतले आणि तिने लगेच रिक्वेस्ट मान्य केली. से थँक यू टू मधुली फ्रॉम ऑल ऑफ अवर शूटिंग फ्रॅटर्निटी. आणि मी आता जास्त वेळ घेत नाही, हँड ओव्हर माईक टू मधुली. थँक्यू. तुम्ही मला आधी मुलांबरोबर आणि नंतर पेरेंट्स थांबते क्वालालंपूर वरून जॉईन झाली आहे, पॅरेंट्स सोबत कनेक्ट झाली आहे. मेन की सगळे बामसरांशी रिलेटेड सगळे शूटर्स आहेत, बामसरांच्या रेंजवरचे शूटर्स आहेत आणि त्यांचे पॅरेंट्स आहे म्हणून थँक्यू. एक फक्त मी सगळ्यांनी आपला माईक म्यूट करा, म्हणजे इतर डिस्टर्बन्स येणार नाही. आणि कोणाकडे जर इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीचा प्रॉब्लेम असेल तर त्यांनी जास्त प्रॉब्लेम फेस नाही करणार. माईक म्यूट करा सांगितलं. श्रद्धा किंवा तू पण सगळ्यांचं अनम्यूट म्यूट करू शकते. मी केलंय, सगळ्यांचं म्यूट केलं, मधुलीला अनम्यूट केलं. ओके. मधुली प्लीज कॅरी ऑन. थँक्यू. मोनालीताई आणि श्रद्धा दोघींनी मला चान्स दिला. पहिले तर शूटर्स बरोबर आणि आता पेरेंट्स बरोबर. बामसरांचं खूप मोठं हे आहे माझ्यासाठी पण, कारण जे काय मी स्पोर्ट्स सायकॉलॉजी शिकले, ABCD जे पण स्पोर्ट्स सायकॉलॉजीचं होतं हे सरांकडेच शिकले. तर जवळजवळ 13 वर्ष सरांबरोबर त्यांच्याकडनं शिकत गेले. त्यामुळे बरेचशा सरांच्याच गोष्टी माझ्या ह्याच्यात येतील, कारण म्हटलं की सगळं सरांकडनं शिकलेले आहे, त्यामुळे ते सगळं येईल. मी सुरू करते, पण तुम्हाला पण मध्ये काही ऍड करायचं असेल, काही सजेस्ट करायचं असेल किंवा एक्सपिरियन्स काही शेअर करायचं असेल तर मला असं वाटतं की तुम्ही पण तुमचा माईक तेवढ्या वेळापुरती अनम्यूट करून जर का कॉन्ट्रीब्यूट केलं तर म्हणजे हा दोन्ही याचा हे होईल. म्हणजे एक नुसतंच मी बोलत राहणं त्याच्यापेक्षा दोघांकडनं आपली चर्चा चांगली होईल. आजचा जो विषय आहे हा अवघड विषय, म्हणजे पेरेंट्स बरोबर याच्यावरती बोलायचं खूप अवघड आहे. कारण एक मिनिट फक्त मधुली, काही जण हिंदी आणि इंग्लिश, सो यू कॅन स्पीक मिक्स लँग्वेज, मराठी हिंदी इंग्लिश चालेल. ओके, यस, कंटिन्यू. या सो आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि पेरेंट्स के साथ एक्सपेक्टेशन या अपेक्षा के ऊपर बात करना. अब तक मैंने 1000 के आसपास एथलीट्स के साथ काम किया है और काफी पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन उस वजह से हुआ है. तो ये हमेशा आता है कि हमारे एक्सपेक्टेशंस अपने बच्चे के साथ से क्या है या क्या होने चाहिए, कैसे होना चाहिए. हमेशा ऐसे दिखाई दिया है कि तीन टाइप के पेरेंट्स से होते हैं. एक होते हैं जो बस बच्चों को किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भेज देते हैं और उतना उनका होता है छोड़ना. अगर बच्चे छोटे हो तो उनको वेन्यू तक छोड़ना, लेके आना, कोच से क्या सब ठीक है ना ये पूछना. तो मतलब ज्यादा ऐसे बहुत इन्वॉल्वमेंट नहीं होता या ज्यादा कंसर्न्स भी नहीं रहते. बस मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ना है, मैं छोड़ती हूँ, लेके आती हूँ, बस उतना ही आता है.
दूसरे टाइप के पेरेंट्स होते हैं जो दूसरे एक्सट्रीम में रहते हैं, वो बहुत ज्यादा कंसर्न रहते हैं। मतलब उनका ऐसे होता है, वो छोड़ने के लिए आते हैं, वहीं पे बैठता है, बच्चा ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा है। कंपटीशन में भी कई बार बच्चे को कोचिंग भी होता है उसमें कि नहीं तूने ये गलत किया, ऐसे नहीं करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। तो ये सब चीजें होती है। तो मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रहते हैं, बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है, काफी चीजें उसमें आती है। जो बीच वाले पेरेंट रहते हैं वो दोनों के मिक्स रहते हैं। मतलब उनका ऐसे रहता है कि छोड़ने के लिए आते हैं, बैठते हैं, कोच से पूछते भी है, दूर से देखते हैं, अपने ऑब्जर्वेशंस बताते हैं, पर बहुत ज्यादा ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कोचिंग में नहीं आते। उनको अपना रोल पता होता है, वो उस हिसाब से करते हैं। तो अलग अलग ऐसे टाइप के पेरेंट्स से इंटरेक्शन हमेशा होता रहता है। इसमें से जो सेकंड टाइप वाले होते हैं, जो इस एक्सट्रीम के पेरेंट रहते हैं, जिनके एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा होते हैं, वो काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। और क्योंकि उनको बहुत, मैं किसी एक पेरेंट को या एक टाइप के पेरेंट को अच्छा है या दूसरा उतना अच्छा नहीं, ऐसे नहीं कहूंगी। मैं कह रही हूँ कि पर्सनालिटी जैसे हम लोगों की अलग होती है। कुछ लोग बहुत बातें करते हैं, कुछ लोग थोड़े शांत से रहते हैं, कुछ लोग जितना है उतने बात करते हैं। तो ये पर्सनालिटी है, इसमें ये टाइप अच्छा है, या ज्यादा बातें करने वाले अच्छे हैं, कम बात करने वाले अच्छे नहीं रहते। तो ऐसा नहीं है, वो बस पर्सनालिटी टाइप है। वैसे ही पेरेंट्स के भी ऐसे टाइप है, ये बता रही हूँ। तो इनके साथ इंटरेक्ट करना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि फिर उनके हर एक चीज पे उनका कुछ ना कुछ ओपिनियन रहता है, सजेशन रहता है। तो या इसलिए ये टॉपिक एक्सपेक्टेशन और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जब हम शुरू कर रहे हैं एक्सपेक्टेशन पे, तो मैंने पहले आपको जो 3 टाइप के पेरेंट्स बताए हैं, मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा अपने तरफ देख के, जैसे मैंने कहा इसमें कुछ ये सही है, ये गलत है। साइकोलॉजी में सबसे अच्छा ये रहता है कि उसमें ना राइट रॉन्ग कुछ नहीं रहता, या ये अच्छा है वो बुरा है, ऐसे नहीं रहता। हर एक इंसान अपने हिसाब से आता है, अपने बैकग्राउंड से, अपने बिलीव्स लेके आता है। तो इसलिए सब ओके है, सब इक्वल है। तो इसलिए खुद से ऑनेस्ट रहिए, आप कैसे हैं ये एक बार सिर्फ देख लीजिए। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। बस मैं ये 3 टाइप जो बताए हैं वो सिर्फ एक बार आपको बोल रही हूँ कि आप देख लीजिए, ताकि जो आगे हम बात करने वाले हैं वो आपको उसमें से कुछ मिल सके, टाइप में है वो आप ले सके। इसलिए ये स्टार्टिंग में मैंने बताया। एक्सपेक्टेशंस क्या होते हैं? तो शुरू एक्सपेक्टेशन से ही करते हैं। जैसे मैं कहा, ये इंटरैक्टिव सेशन रखते हैं। मैं पेरेंट्स से जानना चाहूंगी कि एक्सपेक्टेशंस आपके हिसाब से क्या है। आप में से कोई भी माइक अनम्यूट करके बता सकता है। मैम, जिंदगी में जो हम नहीं कर सके शायद से, वो कहीं हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे कर पाए, तो वो कहीं एक पार्ट एक्सपेक्टेशन में आ जाता है। ओके, गुड। और बहुत ज्यादा एक कंपैरेटिव एंगल होता है कि मेरी फ्रेंड का बच्चा ये कर रहा है, या सोसाइटी में, क्लास में, स्कूल में हम देखते हैं, तो मेरा बच्चा भी ये करे। ये कहीं कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होता है, उसमें से भी एक्सपेक्टेशन आ जाते हैं। राइट। सो जो हमारे इच्छा है जो नहीं हो पाए, वो हम बच्चे में देखते हैं या उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फुलफिल करे, या कंपैरिजन में जो होता है उसको एक्सपेक्ट करते हैं। और किसी का कुछ इसके ऊपर यही या अलग कुछ पर्सपेक्टिव है, या अलग सोच है, या यही सोचते हैं? और कोई? थैंक यू मैम, आपने जो बताया वो यस बोलने कुछ अच्छा करे तो उनकी मतलब प्रोग्रेस उससे होती है।
तो वो एक्सपेक्टेशन माँ बाप के होते हैं ना कि वो पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स Right. में, ड्राइंग में, मतलब क्राफ्ट में, किसी भी चीज में अच्छा करे, वही एक्सपेक्टेशन। ओके, तो लाइफ में कुछ अच्छा करे ये यस एक्सपेक्टेशन। यस। ओके, और कोई? थैंक यू। मधुली, मला एक सांगायला शेअर करायला आवडेल याच्यात. बऱ्याच वेळा ऍज अ कोच म्हणून आम्ही मुलांबरोबर काम करतो आणि जेव्हा त्याला कॉम्पिटिशनला आम्ही उतरवतो तेव्हा ऍज अ कोच म्हणून त्याची ट्रेनिंग मध्ये काय लेव्हल आहे हे कोच म्हणून आम्हाला कुठेतरी एक माहिती असतं की ओके ही एक पर्टिक्युलर लेव्हल आहे आणि मॅच मध्ये तो साधारण ह्या लेवल पर्यंत जरी त्यांनी परफॉर्म केलं तर येस त्यांनी बेस्ट केलेलं असेल. फॉर एक्झाम्पल जर शूटिंग मध्ये तो ट्रेनिंग मध्ये 340 ते 45 स्कोर मारत असेल तर मॅच मध्येही वी आर एक्सपेक्टिंग की ओके याने एवढा जरी मारला तर चांगलं, याच्यापेक्षा 1 पॉइंट जरी जास्त मारला तर ही इज द विनर. सो ऍज अ कोच म्हणून आम्हाला हे माहिती असतं. बट बऱ्याच पॅरेंट्सला कॉम्पिटिशन कुठल्या लेवलची आहे, कुठल्या लेवलचे खेळाडू तिथं येणार आहेत ह्या गोष्टींचा अंदाज नसतो आणि त्यांना फक्त एक वाटत असतं माझा मुलगा वर्षभरापासून ट्रेनिंगला जातोय त्यामुळे त्यांनी कॉम्पिटिशनला गेलं की मेडलच जिंकून यायला पाहिजे. आणि इथं कुठेतरी कोच आणि पॅरेंट्स हा कम्युनिकेशन गॅप म्हणा किंवा जर त्यांनी आमच्याशी कम्युनिकेट केलं तर आम्ही डेफिनेटली त्यांना ह्या गोष्टी एक्सप्लेन करून सांगतो की लेव्हल काय आहे आणि हा मुलगा आता कुठे मुलगा किंवा मुलगी. आणि मग बराच वेळा आम्हाला असा अनुभव येतो की जर त्या मॅच मध्ये त्यांनी चांगलं केलं तर वेल अँड गुड, जर अनफॉर्च्युनेटली नाही चांगलं झालं तर मग तिथं कुठेतरी पॅरेंट, स्टुडंट आणि कोच हा थोडासा रेशिओ मध्ये गडबड होते आणि ती खूप हार्मफुल ठरते. सो दॅट्स वाय वी नीड युअर हेल्प टू सॉर्ट आउट दिस. राइट, म्हणून आपण इसीलिए हम स्टार्टिंग में ही देख रहे हैं कि हमारे एक्सपेक्टेशंस क्या है, राइट? जैसे मोनाली मैम ने बताया कि उनको पता है कि पोटेंशियल क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, कितनी मेहनत कर रहा है, कैसे परफॉर्म कर रहा है, और उस हिसाब से अगर उसका परफॉर्मेंस आया तो मतलब उनके एक्सपेक्टेशन उस हिसाब से रहते हैं. तो एक कोच के एक्सपेक्टेशंस अलग रहते हैं, एक पेरेंट के एक्सपेक्टेशंस अलग रहते हैं, खुद प्लेयर के एक्सपेक्टेशंस अलग रहते हैं. तो ये जो अपने जो भी मोनाली मैम ने कहा वो सही है. हम लोग इसके ऊपर आने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप जब जाएंगे तो हम देखेंगे कि एक्चुअली प्लेयर जो परफॉर्म करता है, ओके ये पॉइंट निकला है तो पहले यही पे आ जाती हूँ. तो प्लेयर जो परफॉर्म करता है वो परफॉर्मेंस उसका रहता है, राइट? पर वो 100% उसका परफॉर्मेंस नहीं रहता. उसके साथ जो टीम होती है उसका वो परफॉर्मेंस होता है. तो टीम में कोच होते हैं, सपोर्ट स्टाफ रहते हैं, ट्रेनर होता है, फिजिकल ट्रेनर रहता है, डाइटिशियन रहते हैं, साइकोलॉजिस्ट रहते हैं. तो सपोर्ट टीम वो रहती है, एसोसिएशन होते हैं, वो पेरेंट भी एक यूनिट है जो वो टीम में आते हैं. अगर ये पूरी टीम अच्छे से परफॉर्म करे, अगर ये टीम, जैसे कोच का एक रोल होता है, राइट? हर एक का अलग अलग रोल है. ये जो टीम है इसमें अलग अलग हर एक का रोल होता है. अगर हम इसी को थोड़ा समझने के लिए इजी हो जाए, अगर हम इसी को हमारे ऑफिस से ले कि ऑफिस में जैसे डिपार्टमेंट्स रहते हैं वैसे ये स्पोर्ट में हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट है. तो ऑफिस में जैसे फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, सप्लाई चेन, ये सब अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स रहते हैं वैसे ही ये हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट है. कोचिंग डिपार्टमेंट है, सपोर्टिंग टीम का डिपार्टमेंट है, मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है, फैमिली का डिपार्टमेंट है. तो जैसे हर एक ऑफिस के डिपार्टमेंट का रोल अलग रहता है वैसे ही यहाँ पे भी जो डिपार्टमेंट्स है उनके रोल अलग अलग रहते हैं. तो एक टीम को अच्छे से फंक्शन करने के लिए हर एक डिपार्टमेंट को अपना रोल पता होना जरूरी होता है, राइट? अगर हमें पता हो मेरा रोल इसमें क्या है, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मेरा रोल है मेंटल ट्रेनिंग में हेल्प करना,
कोचिंग में अगर उसको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो कोच के साथ डिस्कस करना, पर कोचिंग मेरा रोल नहीं है। अगर मैं कोचिंग में इंटरफियर करने लगूं तो फिर मैं अगर बात करती रहूं तो प्लेयर को कंफ्यूजन होता जाएगा, और पहले से जो उसमें उसका टेक्निकल अगर प्रॉब्लम है तो वो और बढ़ता जाएगा और परफॉर्मेंस चला जाएगा। तो हर एक डिपार्टमेंट का रोल क्या है, मेरा टीम में रोल क्या है, ये मुझे समझना चाहिए। और अगर मैं उस हिसाब से मेरा रोल एक्ट करूं तो फिर टीम अच्छे से फंक्शन कर सकती है। जैसे मैंने कहा, अभी जो हम लोग कह रहे हैं या मैम ने जो भी कहा, काफी पेरेंट्स जो मैंने कहा जो सेकंड टाइप में आते हैं, जो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, मैं उनको गलत नहीं कह रही हूँ, पर वो अपना रोल भूल जाते हैं और वो कोचिंग में चले जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि बाहर बैठ के वो कोच करते हैं, कई एक्सट्रीम रहते हैं। काफी एक्सपीरियंस मुझे भी ऐसे आया है कि इवन जो कई बार आते हैं बच्चों को लेके, स्पेशली अगर बच्चा छोटा हो, अभी भी उनके कंट्रोल में हो, मतलब 10-12 साल या 16 एज के बच्चों के साथ ये होता है। तो जनरली जब पेरेंट्स पहली बार लेके आते हैं तो उनका रहता है कि मैम वो ना उसका ध्यान नहीं है, आप ये चीजें उसको बताइए। तो उनका ये रहता है कि जो मैं बता रहा हूँ या जो मैं बता रही हूँ वो मेरे बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक काम करिए, आप ही वही चीजें आप बता दीजिए, तो फिर ठीक है, राइट। तो ये जो हम ये होता है, जो इंटरफियर होते हैं, मेरा रोल क्या है, ये पहले मुझे समझना चाहिए। मेरे एक्सपेक्टेशंस मेरे बच्चे से क्या है, ये मुझे पहले समझने चाहिए। हम उसके ऊपर आएंगे। जैसे मैं कहा, यहाँ पे हमने ये बाद में लेने वाले थे, पर पॉइंट निकला इसलिए हमने यहाँ पे लिया है। तो अभी हम सिर्फ इतना ध्यान में रखेंगे कि मेरा रोल ये पूरे टीम में क्या आता है एज अ पेरेंट, राइट। मैंने अभी आपसे जो आपके एक्सपेक्टेशंस के बारे में पूछा, राइट। कई बार पेरेंट्स से आता है कि जैसे मैम ने कहा कि उनको पता नहीं होता कि बच्चा बाकी कंपटीशन में कहाँ पे है, राइट, पर बस मेहनत कर रहा है, मेडल तो मिलना ही चाहिए। और अगर मैं इतना उससे मांगता हूँ या उतना एक्सपेक्ट करता हूँ तो उसमें गलत क्या है, राइट। अपने जैसे जो अभी आपने कहा कि राइट, हम लोग ट्रायल एरर से सीखते हैं, कुछ गलतियां हम करते हैं, हमें पता होता है ये गलती मैंने की है, जो गलती मेरे से हुई है या जो मैंने नहीं किया है, मैं मेरा एक्सपीरियंस बच्चे के साथ शेयर करूं तो वो गलती ना करे, राइट। वो समझ ले कि अरे ये नहीं करना चाहिए या ऐसे करना चाहिए। तो मैं मेरे एक्सपीरियंस से बच्चे को उसमें देखती हूँ कि मैं अपने इससे समझाती हूँ, या मैं मेरे जो खुद के ड्रीम्स है वो बच्चे को दिखाती हूँ कि तब ना मैं भी ऐसे होता है कि मैं तब बैडमिंटन खेलती थी, पर क्या हो गया, बीच में ही छोड़ दिया, एजुकेशन में हम लोग ज्यादा आ गए तो फिर कंटिन्यू नहीं कर पाया। अगर मैं कंटिन्यू कर पाती ना तो बहुत अच्छा होता। तो अगर मेरा बच्चा मुझे कह रहा है कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, तो मैं उसको बताती हूँ नहीं ऐसे नहीं, मैंने छोड़ दिया था ना, तुम मत छोड़ो, वही गलती तुम मत करो, तुम उसको कंटिन्यू करो, राइट। तो हम जो ये एक्सपेक्ट करते हैं, तो ये एक्सपेक्ट होता है, या ऐसे कि लाइफ में वो कुछ अच्छा करना चाहिए। अच्छा की डेफिनेशन क्या है? मेरी अच्छा की डेफिनेशन कुछ अच्छा करना चाहिए, मेरी डेफिनेशन अलग है, मेरे बच्चे की डेफिनेशन अलग है, उसके कोच के अच्छे परफॉर्मेंस की डेफिनेशन अलग है। वो अच्छा क्या है, तो ये थोड़ा सा वेग हो जाता है, राइट। तो ये पहले हमें समझना चाहिए कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ वो एक्सपेक्टेशन क्या है, राइट। मेरे पास एक एथलीट आती है, उसके पेरेंट स्पेशली डैड, वो उनका था कि उनको खुद को एक्चुअली शूटिंग करना था, पर वो नहीं कर पाए किसी वजह से। और फिर हर जगह पे अभी वो बच्चे मतलब उनके बेटे को लेके जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि जब ऑफिस नहीं होता तो वो पूरा टाइम उसी के साथ रहते हैं, उसको इंटरनेशनल शूटर बनाने के लिए काफी मेहनत कर रहा है, जो
जो एक्चुअली कमेंडेबल भी है, पर उनके जो बिहेवियर से बच्चे के ऊपर वो प्रेशर आ रहा है, क्योंकि घर में रेंज शुरू कर दी है ताकि रेंज में आने जाने में टाइम ना जाए। तो सब ना अच्छे कोच के पास मतलब ट्रेनिंग होती है, फिर जो कोच उनके शहर में नहीं रहता पर वो दूसरे किसी जगह पे है, वो अच्छा कोच है, तो उसके साथ ऑनलाइन सेशंस होते हैं, मेरे साथ ऑनलाइन सेशंस होते हैं, ट्रेनर के पास है, मतलब हर फैसिलिटी उन्होंने दी है, राइट। मैं हर जगह पे उसके साथ जाता हूँ ताकि उसको किसी चीज की कमी ना हो जाए। ये मैं अपने साइड से कर रहा हूँ, पर जो मेरा वर्बल कम्युनिकेशन है, जो मैं बात कर रहा हूँ, या शायद मैं बात करते वक्त उसे बोलूं कि नहीं, मैं तुझसे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, बस तू अच्छे से परफॉर्म करना, मैं ये कह रहा हूँ, पर मेरी बॉडी लैंग्वेज वो कह रही है क्या, जो मैंने सब फैसिलिटी दी है। आप ही बताइए मैडम, मैं जितना टाइम ऑफिस में रहता हूँ बस उतना ही टाइम उससे दूर रहता हूँ, बाकी पूरा दिन उसके साथ मैं रहता हूँ। आप जो एक्सरसाइज देते हो वो मैं देखता हूँ वो करता है कि नहीं। तो अगर मैं पूरा इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा हूँ तो वो मैं चाहे मुंह से ना कहूँ, पर मेरे बिहेवियर से, मेरे बॉडी लैंग्वेज से मेरे बेटे को ये समझ में आ रहा है कि मेरे से आपके बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस है, राइट। तो कई बार हमारे जो एक्सपेक्टेशन है वो हम चाहे ना बताए, पर वो बच्चे को अपने बिहेवियर से पता चल जाता है। यही बात उनको बताओ तो ना सवाल आता है कि तो मैं कुछ अच्छा अपने बेटे से एक्सपेक्ट भी ना करूं क्या। अगर मैं सोच रहा हूं कि मेरा बेटा इंटरनेशनल शूटर बने तो उसमें गलत क्या है, राइट। ना अभी इसमें गलत क्या है या सही क्या है वो हम देखेंगे। गलत या सही जैसे मैंने कहा ऐसे होता नहीं है, पर क्या चीज है जो मेरे ना हम बोलते हैं कि जो मैं करती हूँ उससे मेरे बेटे को हेल्प होता है या वो हार्म करता है, तो उसको मदद मिलती है या उससे उसको और तकलीफ होती है। कॉन्शियसली नहीं करते हम, पर जानबूझ के कोई करता नहीं है। पर जैसे मैंने कहा कि जो बिहेवियर मेरा हो रहा है, जो मेरे बॉडी लैंग्वेज से दिख रहा है, अगर मेडल ना मिले तो जो मैं एक्साइटेड होता हूँ वो मेरा बच्चा कैसे लेता है, वो हेल्पफुल है या हार्मफुल है, राइट। तो मेरा बिहेवियर या मेरे एक्सपेक्टेशंस मेरे बच्चे के लिए हेल्पफुल है या हार्मफुल है। जैसे मैंने कहा कि पूछते हैं कि अगर मैं मेरे बेटे को इंटरनेशनल शूटर बनाना चाहता हूँ उसमें गलत क्या है, राइट। अगर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरा बेटा इंटरनेशनल शूटर बने उसमें गलत नहीं है, वो आपके बच्चे को हार्म नहीं करेगा। पर अगर मैं डिमांड करता हूं कि मेरा बेटा बनना ही चाहिए तो वो हार्म करेगा, क्योंकि रिजल्ट हर एक के कंट्रोल में होता नहीं है, राइट। चाहे उस दिन किसी जब ये ट्रायल राउंड्स होते हैं तो अगर वो कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस दे, पर अगर उस दिन कोई और उससे अच्छा हो तो वो जीत जाए, राइट। या उल्टा भी हो सकता है कि उस दिन उसका सबसे बुरा परफॉर्मेंस हो पर वो दिन उससे भी ज्यादा बुरा परफॉर्म करने वाले उसके साथ हो तो भी वो जीत जाए। तो जीतना या हारना, टीम में आना या ना आना, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, राइट। मैं उसको कंट्रोल नहीं, अच्छा परफॉर्मेंस देना मेरे कंट्रोल में है पर रिजल्ट मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो टीम में मैं आऊंगी या नहीं आऊंगी ये तो एंड में जब लिस्ट निकलेगा मैं कहाँ पे हूँ उसके बाद पता चलेगा। पर अगर मैं कहती हूँ कि नहीं वो मैं टीम में आना ही चाहिए, तो वो जो ही आता है वो टेंशन देता है, क्योंकि मुझे ये पता है कि मैं एक तो मेरा फोकस हिल जाता है, मैं जो कर रही हूँ जो परफॉर्म करना है उसके ऊपर मेरा फोकस नहीं रहता, मेरा फोकस रिजल्ट के पास चला जाता है। और मुझे जब ये पता होता है कि रिजल्ट मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो जो चीज अपने कंट्रोल में नहीं है
उसको अगर कंट्रोल करने के लिए जाए तो टेंशन बढ़ता है, राइट? जैसे आप अगर ऑफिस में काम करते हो या घर में सुबह जैसे घर में अगर पानी चला जाए या लाइट चली जाए और लेट हो रहा है आपको जाने के लिए, पर पानी ही नहीं है, तो पानी नहीं है या आपके कंट्रोल में नहीं है, पर आपको लेट हो रहा है उस वजह से, तो आपका प्रेशर बढ़ने लगता है, अभी पानी को अभी जाना चाहिए था, राइट? तो वैसे ही रिजल्ट मेरे कंट्रोल में नहीं है, पर अगर मैं उसके बारे में सोचती रहूं तो मेरा तो टेंशन उसी के वजह से बढ़ रहा है, तो मेरा जो काम मुझे करना है उसके ऊपर मेरा ध्यान ही नहीं है। तो इसलिए पहले मेरे एक्सपेक्टेशंस क्या है, वो एक्सपेक्टेशंस है या डिमांड है, राइट? मैं मेरे बेटे से डिमांड कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो फिर वो उसके लिए हार्मफुल है, वो हेल्प नहीं करने वाला। एक्सपेक्टेशंस होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसे मैंने कहा कि हर एक के एक्सपेक्टेशंस अलग अलग है। तो हम जब एक टीम है, टीम जब साथ में बैठती है, अगर मुझे पता है, मुझे लगता है कि मेरे बेटे ने मेडल जीतना चाहिए या मेरे बेटे ने इंटरनेशनल शूटर बनना चाहिए, तो वो जो मेरे एक्सपेक्टेशन है वो कितना रियलिटी से मिलते हैं, मैं कोच से पूछ के देखूंगी कि कैसे उसका प्रैक्टिस कैसे चल रहा है, बाकी केस में कैसा है, कंपैरिजन में क्या करना चाहिए, मैं कुछ कर सकती हूँ जो इसके वजह से उसको थोड़ा हेल्प हो जाए, सपोर्ट मिल जाए, राइट? मैं मेरे बेटे से या बेटी से पूछ सकती हूँ कि तुम्हारे क्या अपेक्षाएं हैं, तुम खुद से क्या एक्सपेक्ट करती हो, राइट? क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कई बार एज अ पेरेंट कि हम ऐसे होता है कि ज्यादातर एक्सपेक्टेशंस बेटे से मतलब अपने बच्चों से रहता है, क्योंकि हमारे बच्चे, हमें लगता है कि हमारा ही पार्ट है, वो होता ही है, राइट? हमारे बच्चे हमारा ही पार्ट है, पर वो हमारा पार्ट जब बन जाते हैं तो हमें लगता है कि हमें हमारा उनके ऊपर अथॉरिटी है, राइट? हम जो भी सोचते हैं उसके अच्छे के लिए ही सोचते हैं, सोचते भी है, मैं ऐसे नहीं कहती कि नहीं सोचते, पर वो क्या सोचता है या उससे क्या चाहिए, ये हमें पूछ के भी देखना चाहिए। तो ना डिमांड में हम लोगों का रहता है कि नहीं यही करना चाहिए, उसे सुबह 6 बजे ही उठना चाहिए, रात को 9 बजे ही सोना चाहिए, राइट? तो ये जो डिमांड होता है वही करना चाहिए जो मुझे चाहिए, ये बच्चों के लिए हार्मफुल होता है। दूसरा आता है उसमें कि जब हम एक्सपेक्ट करते हैं तो हम वो जो प्रोसेस है, जैसे मेडल लेने के लिए जो रिजल्ट चाहिए मुझे, अगर टीम में मेरा बेटा होना चाहिए तो मैं रिजल्ट के बारे में नहीं सोचती, मैं सोचती हूँ कि अगर उसे टीम में बैठना है, टीम में आना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो जो प्रोसेस है, वो जो जर्नी है, हम उसके ऊपर ध्यान देते हैं, उससे कमिटेड रहते हैं। तो मैं एफर्ट्स के ऊपर ध्यान देती हूँ, मैं एफर्ट्स को एक्नॉलेज करती हूँ, मैं जो भी वो उसको उसको हम रिस्पेक्ट करते हैं कि तुम अच्छा कर रहे हो, क्योंकि एक एक चीज होती है कि बच्चे हमेशा पेरेंट्स से अप्रिसिएशन चाहते हैं, चाहे कितने भी बड़े हो जाए, राइट? हम भी अपने पेरेंट्स से अप्रिसिएशन चाहते हैं कि कभी पेरेंट बोले कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू, राइट? तो हर एक बच्चा, वो कोई भी एज में हो, मतलब छोटा 1 साल का, 1 साल से भी छोटे बच्चे वही देखते हैं, हमेशा मम्मी की आंखों में देखते हैं, तो छोटा हो या बड़ा हो, मतलब 60 हो या 60 मंथ्स का हो, फर्क नहीं होता, बस पेरेंट्स से अप्रिसिएशन चाहिए होता है। तो वो जो एफर्ट डाल रहे हैं उसके लिए हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं क्या, या सिर्फ रिजल्ट के ऊपर देखते हैं कि रिजल्ट है तो ठीक है, बाकी फिर देखो, जैसे कई बार बोलते हैं एग्जाम्स में कि 98% बच्चा लेके आता है और फिर पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं 2% कहाँ गए बताओ, राइट? तो जो हमेशा ये एग्जाम्पल दिया जाता है वो एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, पर कई बार हमारे बिहेवियर में भी वही चीजें आती है कि 10 चीजें अगर वो अच्छे कर रहे हैं, पर अगर एक चीज गलत हो जाए तो हम उसके ऊपर ध्यान चला जाता है और उसके ऊपर ही बात होती है कि तुमने ये नहीं किया, मैंने तुमको पहले ही बताया था, तुमने बहुत लाइटली लिया ये कंपटीशन को, राइट? तो
वो एक दिन के रिजल्ट ना मिलने पे हम काफी अटक जाते हैं वहां पे। तो प्रोसेस को रिस्पेक्ट कीजिए। अगर हम प्रोसेस को रिस्पेक्ट करेंगे तो बच्चे भी प्रोसेस को रिस्पेक्ट करेंगे। जो वहां तक लेके जाने वाला है, जो रोड उनको वहां तक लेके जाने वाला है, वो रोड इम्पोर्टेंट है रादर देन वो रिजल्ट। रिजल्ट तो आना ही है, अगर वो सही प्रोसेस फॉलो करेंगे तो रिजल्ट तो आना ही है। पर ये अगर हम उन्हें नहीं सिखाएंगे अपने बिहेवियर से, अपने जो हम बात करते हैं उससे, तो वो नहीं सीखेंगे। फिर वो प्रेशर लेना, मतलब टेंशन से डील करना उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो कमिटमेंट और रिस्पेक्ट प्रोसेस को अगर हम दिखाए, एफर्ट्स को दिखाए, वो जो एफर्ट्स डाल रहे हैं उनको अगर रिस्पेक्ट करें तो वो भी वही करने लगते हैं। ये चीजें अगर हम एक्सपेक्टेशन में रहे तो होती है। जैसे मैंने कहा, थर्ड पॉइंट आता है कि डिटरमाइंड मस्ट और ऑब्स्टिनेट मस्ट इज लाइक वही कि मुझे अच्छा लगेगा अगर मेरा बेटा मेडल जीतता है, तो ये एक्सपेक्टेशन हुआ। पर मेरे बेटे ने मेडल जीतना ही चाहिए, ये डिमांड होता है, राइट। अभी इसमें ऐसा होता है कि अगर मेरा बेटा एक्सपेक्टेशन फुलफिल ना करे तो मुझे बुरा लगता है, लगना भी चाहिए, राइट। कोई खुश नहीं होता, पेरेंट्स ऐसे नहीं बोलते कि हाँ रे क्या अच्छा हो गया, चलो नहीं मिला मेडल, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बच्चा तो दुखी हो रहा है। तो दुख तो मुझे भी होता है कि अगर नहीं मिला है तो मुझे भी दुख होता है, पर मैं वो टॉलरेट होता है, मैं पूरा ऐसे कि कैसे गया, राइट। वो जो डिमांड में आता है कि कैसे गया, जा कैसे सकता है, इतना तो मेहनत कर रहे हैं, मिला क्यों नहीं फिर। तो वो जो है वो कम होता है, सिर्फ बुरा लगने पे रहता है, उससे गुस्सा नहीं आता। अगर मेरा एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होता, बच्चे के का एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होता, तो हम वापस नया गोल बनाते हैं। चल ठीक है, क्या गलत हुआ हमसे, प्रोसेस में कहाँ पे मिस हो गया, राइट, क्या क्या रह गया शायद, वो उसमें से लर्न करते हैं, कुछ सीखते हैं और वापस नए से शुरू करते हैं। तो जो हमने गलतियां अभी की है वो नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। ये करके हम नया गोल शुरू करते हैं, नए ऑल्टरनेटिव्स ढूंढते हैं कि ठीक है, क्या हुआ था, कैसे करना चाहिए, अच्छा तो कंपटीशन में पहले से तुम्हें कैसा रेडी होना चाहिए, वो सब हम नए नए चीजें ढूंढते हैं। जब हम डिमांड पे रहते हैं तो खुद ही इतना ज्यादा गुस्से में रहते हैं कि हमें कुछ ध्यान ही नहीं रहता कि बच्चा किस मूड में है, राइट। तो कुछ ऑल्टरनेटिव नहीं होता, बस सिर्फ वही होता है कि क्या क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, होना चाहिए था, फिर हमेशा ऐसे ही होता है, फिर दूसरे के साथ कंपैरिजन होता है। तो ये सब चीजें होती है जिसमें हमारा जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, बच्चे ने जो सीखना चाहिए, जो आगे जाना चाहिए सीख के, वो बाजू में रह जाता है। अगर हम देख ले कि एक्सपेक्टेशन अगर मेरे फुलफिल हो जाते हैं, मेरा बच्चा मेडल लेके आता है, खुशी तो होती है, राइट। तो अगर मुझे एक्सपेक्टेशन है तो मुझे खुशी होती है, अच्छा लगता है, पर मैं उसमें बह नहीं जाता, या ना ही मेरे बच्चे को उसमें बहने देता हूँ, राइट। हम ये देखते हैं कि अच्छा है, हम हमेशा ये बोलते हैं कि रिजल्ट हमेशा नाइट ड्रेस के जैसे पहनना चाहिए। तो जैसे नाइट ड्रेस हम रात में पहनते हैं तो काफी कंफर्टेबल रहता है, अच्छा लगता है, पर जैसे दूसरा दिन आता है हम उसको निकाल के जो डे ड्रेस है वो पहन लेते हैं, राइट। मैं वही पहन के नहीं बैठती क्योंकि हाँ ये कंफर्टेबल है, मैं इसी में रह लेती हूँ। वैसे ही रिजल्ट जो आता है उसे नाइट ड्रेस के जैसे पहनना चाहिए। अगर अच्छा रिजल्ट है तो उसे भी वैसे ही ले लो कि आज का दिन तुम्हारा है, एंजॉय करो, पार्टी मनाना है पार्टी मनाओ, मेडल लेके आए हो तो। पर दूसरे दिन से वापस प्रोसेस पे फोकस करो, उसी में मत बैठे रहो, राइट। रिजल्ट अच्छा नहीं आए तो भी हम वही बोलते हैं कि चल ठीक है, हम देखेंगे कल, आज के दिन तुझे बुरा लग रहा है, हम आज बात नहीं करते, कल बात करेंगे। तो आज के दिन तुझे जो फील हो रहा है तू उसको एक्सपीरियंस कर ले, हम कल बात करते हैं, राइट। क्योंकि कई बार ऐसे भी होता है कि बच्चा अगर सच में डिसअपॉइंटेड हो, उसको नहीं रिजल्ट जो उसको चाहिए वो नहीं मिले, तो वो बोलने के मूड में नहीं रहता। मम्मी मत पूछो ना,
और मतलब नहीं बताना, पर हुआ क्या है, मैं कुछ हेल्प करूँ क्या, चल ये खाएगा क्या, वो खाएगा क्या। तो हम अपने हिसाब से उसका मूड ठीक करने के लिए कोशिश करते हैं, पर उसका मूड नहीं है बात करने का, वो ठीक है, राइट। तो उसको वो भी टाइम देना चाहिए कि ठीक है, तू आज तुझे इसके ऊपर बात नहीं करना है ना, तेरा जब मूड हो जाए तो आ जाना बाहर। फिर कल कि क्या करना चाहिए था, क्या नहीं हुआ है, क्या लर्निंग है, क्या हम आगे लेके जा सकते हैं। तो ये जब हम खुद एक्सपेक्टेशन पे रहते हैं तो हमें होता है, जब हम डिमांड पे जाते हैं और अगर वो फुलफिल होता है तो होना ही चाहिए था, मेहनत तो कितनी की थी उसने, फिर तो मिलना ही चाहिए था, मैंने भी मेरे 6 घंटे उसके पीछे लिए हैं, राइट। तो वो ना ओवर कॉन्फिडेंस सा, एरोगेंस सा आने लगता है जब हम डिमांड पे रहते हैं। फिर ओवर एक्सपेक्टेशन होती है, क्योंकि मैंने तो अभी बोला ना कि मिलना ही चाहिए, वो तो मेरा बेटा है, मेरे तो गुण उसमें आने ही चाहिए। तो वो एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाते हैं, फिर डिमांड बढ़ता है, जितना वो होना ही चाहिए तो वो ही बहुत लंबा चलता है, जैसे जैसे फिर वो बढ़ता जाता है, राइट। तो एक्सपेक्ट करना गलत नहीं है, करना होता है, मतलब हम एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं, पर वो एक्सपेक्टेशन पे ही रहे तो ठीक है। अगर वो डिमांड पे जाए तो वो ना मेरे लिए अच्छा है, ना मेरे बेटे के लिए अच्छा है, ना मेरे घर के लिए अच्छा है, राइट। अभी इसमें कम्युनिकेशन कैसे होते हैं, हम जो बात करते हैं एक दूसरे के साथ वो कैसा होता है। तो जब मैं एक्सपेक्टेशन पे रहती हूँ तो मेरा गोल के ऊपर फोकस होता है। जैसे आपने कहा कि लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहिए, मेरा गोल है, या कुछ मेरे सपने हैं जो उसने पूरे करने चाहिए, वो मेरा गोल है। मेरा एक्सपेक्टेशन है, मैं चाहती हूँ कि हाँ वो करे करे तो अच्छा है, मुझे अच्छा लगेगा, तो मैं मेरे गोल के ऊपर देखती हूँ। पर मैं ये नहीं होता कि अगर मेडल नहीं मिला है तो इसका मतलब वो लाइफ में कुछ अच्छा ही नहीं करेगा, या वो कुछ मेरे सपने ही पूरे नहीं करेगा, ऐसे नहीं होता, राइट। तो हमें पता होता है कि हाँ लाइफ में तो आते मतलब ना सक्सेस फेलियर्स आते जाते रहते हैं, तो गोल क्या है कि अल्टीमेटली उसको खुश होना चाहिए। तो वो गोल पे फोकस रहता है। यहाँ पे जब डिमांड पे होता है तो बस अभी के इसमें हम इतना रहते हैं, फिर इतना उसके ऊपर बातें होती रहती है कि धीरे धीरे मतलब यहाँ तक मैंने देखा है कि पेरेंट्स के वजह से बच्चों का धीरे धीरे इंटरेस्ट खत्म होने लगता है स्पोर्ट में से। जब वो खेलने के लिए जाते हैं कंपटीशन में, और अगर उनका कोई एक पेरेंट अगर देख रहा है, वो कंपटीशन देखने आया है, तो बच्चा परफॉर्म ही नहीं कर पाया, क्योंकि वो जो पेरेंट्स है वो कई बार एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। तो वही हम गोल भूल जाते हैं कि बच्चा खुश होना चाहिए, पर मैं जो मेरे से हो रहा है जानबूझ के नहीं, जो सबकॉन्शियसली हो रहा है, उससे उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है, ये मेरा गोल ही वो खुश नहीं है, यही मैं देख नहीं सकती अगर मैं डिमांड पे रहूं। तो प्रॉब्लम क्या है वो मुझे समझ में नहीं आता अगर डिमांड पे हूं तो, क्योंकि मुझे तो प्रॉब्लम दिखाई नहीं देता। हम तो तुम्हारे लिए सब करते हो, हम हमारे साइड से तो सब दे रहे हैं, पर अगर तुम ही नहीं करते हो तो हम क्या करें अभी। तो ये उसका प्रॉब्लम क्या है, क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो पाया है, ये अगर मैं डिमांड पे रहूं तो ये समझ में नहीं आता। उसके ऊपर क्या असर हो रहा है ये मुझे समझ में नहीं आता। ऑल्टरनेटिव्स हम ढूंढते नहीं है, राइट। एक्सपेक्टेशन पे रहे तो हम लोग वो ढूंढ लेते हैं। दूसरी चीज होती है कि हम प्रॉब्लम के ऊपर बात नहीं करते, हम ब्लेम पे जाते हैं। तुमने ही अपना 100% नहीं दिया, तुम हमेशा चीजों को बहुत लाइटली लेते हो, थोड़ा सीरियस तो हो जाओ कभी तो ये जो है ये हम ना लेबल लगाने लगते हैं, तो प्रॉब्लम बाजू रह जाता है, लेबल आ जाता है। उसको ना बहुत आलसी हो गए हो तुम, तो वो जो पर्सन है या मतलब बिहेवियर है उसका, जो वर्तन है, जो जैसे वो बिहेव कर रहा है, हम उसके बिहेवियर को नहीं बताते। अगर मुझे लगे कि नहीं ये ठीक नहीं कर रहा है तो वो क्या ठीक नहीं कर रहा है वो मुझे बताना चाहिए। या आजकल तुम ना प्रैक्टिस सीरियसली नहीं ले रहे हो, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है,
तो अगर मैं ये बताऊं कि आजकल तुम प्रैक्टिस सीरियसली नहीं ले रहे हो, तो मैं उसके बिहेवियर पे बात करती हूँ। पर अगर मैं ये कहूँ कि तुम तो आलसी ही हो, तो आलसी हो मतलब तुम पूरे ही आलसी हो, राइट? उसमें बिहेवियर तो आता ही नहीं है, वो उस पर्सन के ऊपर, मतलब उसी के ऊपर आ जाता है। जब हम एक्सपेक्टेशन पे रहते हैं तो हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, राइट? जब नहीं रहते तो हमारा खुद का कंट्रोल चला जाता है। और एक इंटरेस्टिंग थिंग चीज है, कई बार पेरेंट्स अगर ऐसे एक्सपेक्टेशन पे बात करें या ऐसे सब करें तो पेरेंट्स पूछते हैं कि फिर हम तो उसको बताए नहीं कुछ, मतलब अगर हमें लग रहा है कि ये गलत हो रहा है तो क्या हम उसे बताए नहीं, बस सब ठीक है ऐसे ही चलने दे? तो वैसे भी नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आप उसको बताएंगे नहीं तो वो इम्प्रूव नहीं करेगा। पर आप क्या बताते हो, फीडबैक क्या देते हो? फीडबैक और कमेंट, हम दो चीजें बताते हैं। फीडबैक इज कि जैसे मैंने कहा कि अगर मुझे लग रहा है कि वो प्रैक्टिस सीरियसली नहीं लेता, आजकल टाइम पे नहीं जा रहा है, तो मैं उसको वो बताती हूँ कि अरे बेटा आजकल तुम टाइम पे नहीं जाते हो, हाँ ये अच्छा नहीं है, टाइम पे जाया करो, टाइम का वैल्यू समझो। ये बताना फीडबैक हुआ। पर आलसी हो ये कमेंट है। या उल्टा भी देखे अगर ना, जैसे अगर हम बोले कि नहीं तुम्हें ना कुछ समझ ही नहीं है, तो समझ नहीं है किस चीज की, वो तो मुझे समझ में ही नहीं आता। तो जो समझ नहीं है अगर मैं कहूँ तो मेरे बच्चे को कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि क्या प्रॉब्लम है फिर तो ना। और जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं 14, 15, 16 के अराउंड, फिर अरे हाँ शुरू हो गया वापस, अभी चलता रहेगा। तो वो भी धीरे धीरे फिर ध्यान देना बंद कर देते हैं, क्योंकि कमेंट से उनको पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली आपको बताना क्या है। तो अगर आपका गोल आपका मैसेज कन्वे करना है तो मैसेज दे दीजिए, उसके साथ अलग अलग लेबल्स मत लगाए। कई बार उल्टा भी होता है, तुम जीनियस हो, पर जीनियस मतलब क्या? अगर मैं सिर्फ मैं जीनियस हूँ यही लेके बैठू तो मैं और कॉन्फिडेंस में जाऊंगा। तो मैंने क्या अच्छा किया जिस वजह से आपको लग रहा है कि मैं जीनियस हूँ, वो बताना चाहिए, राइट? तो जो एक्शनेबल है, जो बिहेवियर के ऊपर है, अगर हम वो बताए, जो मैसेज हम देना चाहते हैं अगर हम वो बताए तो बच्चे अच्छे से लेते हैं। अगर हम उसको लेबल लगाए या उसको कमेंट दे दे तो फिर उसको वो समझ नहीं आता, फिर वो लेता नहीं है। ओके, यहाँ पे मैं आगे जाने के पहले यहाँ पे रुकती हूँ। किसी को डाउट, क्वेश्चन, कुछ ऐड करना है, कुछ सजेस्ट करना है, कुछ भी आपको जो भी अगर कुछ बताना है तो आप बता सकते हो। मोनाली ताई तुम्हालाही काही ऍड करायचंय? श्रद्धा, मोनाली ताई? नाही याच्यात नाही. ओके, किसी को कारण कुछ कुछ क्वेश्चन, कुछ डाउट, कुछ एक्सपीरियंस जो आपको शेयर करना हो? ओके, तो आगे बढ़े फिर। ओके, यस मैम। कैसे होता है ये कैसे आता है, राइट? जो हमने देखा कि मेरे एक्सपेक्टेशंस और मेरे डिमांड, फिर मेरा कम्युनिकेशन उसके साथ कैसे होता है। तो ये एक्सपेक्टेशन डिमांड्स बनते कैसे हैं? तो मैं अपने बच्चे को कैसे देखता हूँ, मैं मुझे और मेरे बच्चे को कैसे देखता हूँ, उसमें से एक्सपेक्टेशंस आती है। तो जैसे हमने देखा कि मैं जो 3 टाइप के पेरेंट्स मैंने बताया स्टार्टिंग में, तो कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको कुछ इंटरेस्ट ही नहीं रहता, बस वो क्या आजू बाजू के 2-4 बच्चों ने शुरू किया है तो मैंने भी उसको डाल दिया, मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं है बाकी। तो वो टाइप के रहता है पैसिव में, कि उनको कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, वो बस अच्छा छोड़ना है क्या छोड़ दो, वापस लेके आना है क्या आ जाओ, बाकी दूसरा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। जो सबमिसिव होता है वो बच्चे के पीछे 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 रहता है, क्या दूं, ये लेके लाओ, वो दे दूं, अच्छा तुम जो बोलोगे वो ठीक है, सुबह 4 बजे जाना है, जाते हैं। तो मतलब वो पूरा बच्चे को पूरा उनका बच्चा ही पूरा उनका वर्ल्ड बन जाता है। फिर जो भी वो कहे वो सब होता रहता है, बस तू ठीक से परफॉर्म करना, बाकी जो चाहे वो ले लेना। तो वो रहता है। जो असर्टिव होते हैं वो बच्चे
मतलब वो पेरेंट्स जो मैंने कहा जो सेकंड थर्ड वाले होते हैं कि जो उनको पता है ओके ये एक अलग, मेरा बच्चा मेरा पार्ट नहीं है, वो एक अलग इंसान है, वो एक अलग इंडिविजुअल है, राइट? तो जैसे मेरे कुछ एक्सपेक्टेशंस है, मेरे कुछ गोल्स है, वैसे उसके भी है। तो असर्टिव पेरेंट्स जो उनको लगता है वो भी बताते हैं और वो उससे भी समझ लेते हैं कि ओके तुम्हारा क्या है, जो डिस्कशन होता है घर में चलता है, सबमिसिव होता है जो अच्छा ठीक है तुम जो बोलोगे वही सही है, जो अग्रेसिव होता है वो उसका उल्टा रहता है, मैं जो कहूँ वही राइट है, वही तुम करोगे, तुम्हें तो कुछ अकल ही नहीं है, मैं जो बताऊँ वही तुम करना है। तो ये ना अलग अलग अगेन टाइप के पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन रहता है कि पेरेंट अपने बेटे बच्चों को कैसे देखते हैं। अभी ना ये 4 तो हमने बताए, पर ऐसे नहीं होता कि मैं हमेशा ही सबमिसिव पेरेंट रहूंगी या मैं हमेशा ही अग्रेसिव पेरेंट रहूंगी। हम अलग अलग मूड के हिसाब से अलग अलग इसमें चले जाते हैं। अगर बच्चे ना बहुत ध्यान नहीं होते, जा कुछ भी करो, मेरे से बात मत करो, जो करना है करो, पैसिव हो गए, राइट? फिर अगर बहुत ही पीछे पड़े, प्लीज मम्मी करने दो ना, प्लीज डैडी ये दे दो ना, करने दो, अच्छा ठीक है ले लो, तो सबमिसिव हो गए। तो हम अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, राइट? ये इसलिए बताया कि हमें समझ सिर्फ हमारे कॉन्शियस लेवल पे लाने के लिए कि हम ऐसा बिहेव करते हैं। इसमें से अगर हम ज्यादा टाइम तक असर्टिव रहे, अगर या हमारा कई बार ऐसे भी होता है कि किसी सिचुएशन में हमें वो रोल लेना पड़ता है। कई बार बच्चों को बस प्यार से समझाओ तो समझ में नहीं आता, तो कई बार उनको डांटना भी पड़ता है। पर डांटना मतलब मैं अगर मेरा बेस असर्टिव हो, मुझे पता है मैं क्यों डांट रहा हूं, अंदर से मैं स्टेबल हूं, ऊपर से बस डांट रहा हूं, तो फिर वो इफेक्टिव रहता है, राइट? तो बेस हमारा असर्टिव होना चाहिए। हम स्ट्रेटजी के हिसाब से ये अलग अलग चीजें यूज कर सकते हैं, पर बेस अगर हम हमेशा अपने बेटे को या बेटी को अगर हम एक इंडिविजुअल देखें, एक अलग इंसान देखें, तो फिर ना समझ में और कम्युनिकेशन में भी बहुत इजी जाता है, राइट? तो बाकी ये सब स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप तो कभी भी यूज कर सकते हैं, कभी बात मत करो, समझने दो उनको भी, पर बेस असर्टिव होना चाहिए, मुझे उसकी भी चीजें समझ में आनी चाहिए। बस ये नहीं कि बस मैं कहूँ वही होना चाहिए या मैं सरेंडर करती हूँ जो तुम कहो वही होगा, राइट? तो यस, अभी इसके ऊपर आता है जो हमने पहले भी बात किया है कि हमारा रोल क्या है। एक कोच का रोल क्या है, एक सपोर्ट टीम का रोल क्या है, एसोसिएशन का रोल क्या है, और एज अ पेरेंट मेरा नहीं जा सकती, फिजिकल ट्रेनिंग में नहीं जा सकती। अगर किसी को इंजरी है तो मैं मेंटल लेवल पे उसको कैसे रिकवर करना है इसके बारे में हम कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, पर फिजिकल लेवल पे कैसे करना है ये मैं नहीं बता सकती। तो उसके लिए तो फिजियोथेरेपिस्ट ही चाहिए, राइट? तो हर एक का रोल होता है अलग अलग। तो मेरा रोल क्या है? मेरा रोल है कि अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा सक्सेसफुल हो, खुश रहे, या ना कुछ ड्रीम्स हो जो अचीव कर पाए, तो मेरा रोल है उसके लिए एनवायरनमेंट रेडी करना, राइट? मतलब जिस ऐसा एनवायरनमेंट रेडी करे जिसमें वो सीख पाए, हर चीज उसका हाथ में ना दे, राइट? जो हम बोलते हैं कि स्पून फीडिंग ना हो, क्योंकि स्पोर्ट एक्चुअली ऐसी एक चीज है जो काफी लाइफ के लेसन सिखाती है। तो वो लेसन्स वो सही से सीख रहा है या नहीं है, वो मुझे सिर्फ देखना है, राइट? रिजल्ट उसका पोटेंशियल स्पोर्ट में कितना है, रिजल्ट कैसे आएगा, रिजल्ट तो जैसे मैंने कहा वो तो मेरे कैपेसिटी में है नहीं, मतलब या वो तो मेरे कंट्रोल में है नहीं। रिजल्ट तो जो आएगा वो कंट्रोल के बाहर है। उसका पोटेंशियल क्या है मैं सिर्फ कोच से समझ सकती हूँ, पर उसके ऊपर मैं खुद
ना टेक्निक्स देख के कई पेरेंट्स ऐसे भी मैंने देखे हैं कि जो यूट्यूब पे पूरा कोचिंग का सीखते हैं कि ये शॉट कैसे खेलते हैं, फिर ऐसे टाइप के एथलीट्स कैसे रहते हैं, तो वो खुद ही कोच बनते हैं। कोच सिर्फ कोच नहीं, पर वो ट्रेनर्स वेनर्स भी बन जाते हैं, साइकोलॉजी भी पढ़ लेते हैं। मैम हमने तो उसको विजुअलाइजेशन के बारे में बहुत बताया है करके, तो वो सब चीजें सीख लेते हैं और वो सब ट्राई करने की कोशिश करते हैं। इससे हेल्प होने वाला नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि वो क्या लेसन्स लर्न कर रहा है, वो सही लेसन्स लर्न कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर उसमें मुझे लगता है पोटेंशियल है, तो वो उसके हिसाब से कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे हमने कहा कि रिजल्ट सबसे इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स का है कि वो लाइफ के कई लेसन सिखाते हैं। अगर मैं गिर जाऊं तो वापस उठ के चलना ये स्पोर्ट सिखाता है। फेलियर्स को कैसे देखे, सक्सेस को कैसे हैंडल करे, प्रोसेस पे फोकस कैसे करे, रिजल्ट के बारे में ना सोचे, राइट। तो ये सब चीजें सिखाते हैं। क्या वो सीख रहा है क्या, राइट, वो प्रोसेस पे फोकस कर रहा है क्या, वो उसको डिसिप्लिन है क्या, वो डिसिप्लिन से प्रैक्टिस कर रहा है क्या। तो मुझे सिर्फ ये देखना है कि वो लेसन्स लर्न कर रहा है कि नहीं। उसके लिए वैसे एनवायरमेंट बनाना मतलब घर पे शूटिंग रेंज शुरू किया ऐसे भी नहीं होता। मतलब अगर वो जरूरत है, अगर नहीं है कुछ फैसिलिटी वैसा करना पड़े तो बात अलग है, पर उसका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए इसलिए मैं अपने घर पे करूंगा, तो वो अलग है। तो पर एनवायरमेंट जो चीजें उसको एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग, एक स्ट्रॉन्ग एथलीट बनाने के लिए हेल्प करेंगे, मैं उसको वो प्रोवाइड कर रहा हूँ कि नहीं। डिसीजन मेकिंग स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा रहता है, डिसीजन मेकिंग पे। तो मैं उसको अपने डिसीजन लेने देती हूँ या नहीं देती हूँ, या मैं खुद ही उसके लिए डिसीजन ले लेती हूँ। तो वो डिसीजन कैसे लेता है, क्या सोचता है, कैसे करता है, ये सब चीजें सिखाना या ये सब चीजें अवेलेबल करना, ये एज अ पेरेंट मेरा रोल है, राइट। तो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना, डिस्कशन करना, क्या दिमाग में चल रहा है वो बात पूछना, अपने बारे में बताना। अगर मुझे ऐसे लगता है, जैसे हमने कहा कि अगर मैं पहले खेलती थी और मेरा किसी वजह से छूट गया है, तो मैं मेरी अगर स्टोरी शेयर करूं कि देखो ये ऐसे मेरे साथ हुआ था, मैं चाहती हूँ कि ये तुम्हारे साथ ना हो। तो अगर तुम्हें अच्छा लगता है, फिर डिसीजन जो है वो उसका रहेगा, हम सिर्फ उसको गाइड कर सकते हैं, राइट, फोर्स नहीं कर सकते। तो गाइड करना ये जो है ये पेरेंट का रोल है। या और सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो पेरेंट का है वो मैं कहूंगी कि आपके अलावा आपके बच्चों को कोई अच्छे से समझ नहीं सकता, राइट। हम लोग जो है, मैम है या मैं हूँ, हम लोग उनको किसी एक स्किल पे या एक टैलेंट पे या एक एरिया में कैसे है ये हम समझ सकते हैं, पर वो आपके साथ इतने सालों से है। तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल आपका है कि आपका बेटा या आपकी बेटी कैसे है ये आप ही को पता है, और वो उसको पता करवाना है, राइट। एक कहानी जो छोटे बच्चों को हमेशा सुनाई जाती है, आप लोगों ने भी शायद से सुनी होगी, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो कहानी एनिमल स्कूल करके है, कि जिसमें ऐसे है कि एक बार जंगल में सभी एनिमल्स एक साथ आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं अभी वर्ल्ड चेंज हो रहा है, काफी चीजें बदल रही है, सबको रेडी रहना चाहिए, जो हमारे इसमें होता है कि नहीं अभी फ्यूचर को फेस करने के लिए अपने बच्चे रेडी होने चाहिए। तो ऐसे सब करके फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि एक काम करते हैं, जंगल में एक स्कूल शुरू करते हैं जहाँ पे हम अलग अलग लेसन सिखाएंगे, स्विमिंग सिखाएंगे, रनिंग सिखाएंगे, फ्लाइंग सिखाएंगे, तो अलग अलग चीजें सिखाएंगे बच्चों को ताकि वो फ्यूचर के लिए रेडी रहे। और फिर स्कूल शुरू हो जाता है, सबको कंपलसरी किया जाता है हर एक सब्जेक्ट अटेंड करना। और तो डक को तो स्विमिंग अच्छे से आता है, तो उसको बोला जाता है कि तुम्हें भागना नहीं आता तो एक काम करो, तुम भागने के लिए एक्स्ट्रा लेसन्स ले लो। तो स्विमिंग चला गया, थोड़ा तो चल जाएगा क्योंकि स्विमिंग में तो तुम A+ हो, पर रनिंग में नहीं हो, तो रनिंग के लिए फोकस करो।
तो उसको भगाने की कोशिश की जाती है। फिर फिश को बोलते हैं तुम्हें फ्लाई करते आना चाहिए। तो ऐसे अलग अलग एनिमल को अलग अलग चीजें सिखाई जाती है। उससे होता यह है कि जिसकी जो क्वालिटी है, जैसे डक को स्विमिंग करने के लिए जैसे उसके पैर होते हैं, वो भागने के लिए नहीं रहते। तो डक को वो भागता है, रनिंग में वो प्रैक्टिस करता है, तो उसके पैर वो जो वेब लेग्स रहते हैं वो फटने लगते हैं। तो ना वो स्विम कर पाता है, ना वो भाग पाता है। तो वैसे ही हर एक एनिमल के साथ होने लगता है। तो हमें अपने बेटे को हर चीज आनी ही चाहिए ये देखने से बजाय उसका स्ट्रेंथ क्या है, वो कैसे अच्छा है, तो उसका यूनिकनेस क्या है, क्या उसको अलग बनाता है, वो अगर हम खुद जान ले और वो खुद अगर हम उसको मतलब उसको भी वो समझाए कि ये तुम्हारा यूनिकनेस है, तो फिर वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि वो अपने एक बार उसको अगर पता चल गया मुझ में क्या अच्छा है, मेरा क्या यूनिकनेस है, अगर वो उसे पता चल जाए तो वो खुद में सिक्योर हो जाते हैं। फिर बाहर की कंपटीशन, बाहर की चीजें फिर बच्चों को तकलीफ नहीं देती। जो पीयर प्रेशर, ये भी सब अलग अलग जो चीजें आजकल बच्चों को अफेक्ट करते हैं, वो उनको अफेक्ट नहीं होता, क्योंकि उनको पता होता है कि मेरे में क्या अलग है, मैं कैसे अलग हूँ। मैं और दूसरा मेरा साथ जो हम एक ही खेल खेलते हो, एक ही स्पोर्ट में हो, पर फिर भी मेरे में कुछ अलग है, उसमें कुछ अलग है, तो हम दोनों सेम नहीं है। उसकी जैसे हम बाकी स्पोर्ट में बोलते हैं कि किसी डिफेंसिव गेम रहता है, किसी का अग्रेसिव गेम रहता है, तो मेरा क्या है, मैं अगर डिफेंसिव छोड़ के अग्रेसिव खेलने लगूं तो मैं अपना खेल नहीं पाऊंगा। तो वैसे ही मेरा यूनिकनेस क्या है वो मुझे समझ में आना चाहिए। जो हम हमेशा बताते हैं कि अगर सचिन तेंदुलकर राहुल द्रविड़ जैसे खेलता और अगर राहुल द्रविड़ सचिन तेंदुलकर जैसे खेलने लगता तो वो कभी नहीं कर पाते। तो उनको अपने यूनिकनेस पता है कि सचिन का टाइमिंग का गेम था, द्रविड़ का रुक के खेलना था, राइट। तो हर एक इंसान अगर अपने स्ट्रेंथ पे खेले तो वो अच्छा परफॉर्म कर पाता है, वो कुछ अचीव कर पाता है। और यही स्ट्रेंथ आप उनको दिखा सकते हो, गेम का नहीं पर एज ए ह्यूमन बीइंग, एज एक इंसान के हिसाब से उसमें स्ट्रेंथ क्या है, उसकी अच्छाई क्या है, उसका यूनिकनेस क्या है, वो अगर आप उसको दिखा पाए तो वो बहुत बड़ा है चीज है। एक इंटरेस्टिंग और एक स्टोरी बताऊंगी, फिर रुकूंगी। आपने शायद नाम सुना होगा, जैसे मैंने बाम सर के साथ काम किया है, वैसे मैंने डॉक्टर आनंद नाडकर्णी करके जो साइकेट्रिस्ट है उनके साथ भी काफी सालों तक काम किया था। उनकी एक स्टोरी उन्होंने एक बार ऐसे ही हमारे स्पोर्ट्स के ग्रुप में बताई थी। वो बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्टोरी है जो मुझे हमेशा याद है कि उन्होंने कहा था कि लोग बोलते हैं कि शिवाजी महाराज क्यों शिवाजी महाराज बने, क्योंकि जीजाबाई ने उनको बचपन में रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाई थी। तो उन्होंने पूछा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको बचपन में मम्मी ने रामायण और महाभारत की कहानी सुनाई थी, फिर सब शिवाजी महाराज क्यों नहीं बने। तो जो कहानी जीजाबाई ने उनको सुनाई थी वो कुछ अलग ढंग से सुनाई थी, जिस वजह से वो शिवाजी महाराज बने। तो वो अलग ढंग क्या था, तो उन्होंने कहा कि रामायण में राम अलग है, महाभारत में कृष्ण अलग है, दोनों की पर्सनालिटीज अलग है, राम का अलग यूनिकनेस था, कृष्ण का अलग यूनिकनेस था। तो जीजाबाई ने जब उनको स्टोरी बताया, रामायण और महाभारत बताया, तो उन्होंने बताया कि ये राम का यूनिकनेस है, ये कृष्ण का यूनिकनेस है, तुम में भी कुछ यूनिक है, तुम वो ढूंढो। तो जो तुम अगर अपने यूनिकनेस को ढूंढोगे तो तुम कुछ कर पाओगे। तो वो जब उनको समझ में आया तो उन्होंने खुद ने अपने आप से करना शुरू किया, राइट। तो वैसे ही अगर हम भी अपने बच्चों को यूनिकनेस ढूंढने के लिए हेल्प कर पाए तो फिर
तो बात ही अलग है, फिर तो और अच्छे बच्चे खुश रहेंगे और कुछ अच्छा कर रहेंगे। ओके, तो एक्सपेक्टेशंस होना चाहिए, होने से कोई नहीं हो ऐसे नहीं कहूंगी, पर एक्सपेक्टेशंस रखिए, डिमांड मत करने दीजिए। और एक्सपेक्टेशंस जब आप रखते हैं तो बच्चों का भी उसमें क्या व्यू है या कोच का उसके ऊपर क्या है, ये अगर हम समझ लें तो फिर इजी होता है। क्योंकि कई बार जब पेरेंट्स बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं तो ट्रस्ट भी चला जाता है, कोचेस के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, जो सपोर्ट स्टाफ है उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, फिर ऐसा होता है कि नहीं आपको तो 3 साल दिए मैंने, मेरे बेटे का तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो अभी चलो दूसरा ढूंढ लेते हैं। तो वो प्रोसेस में ऊपर आ रहा है, वो सीढ़ी चढ़ रहा है, ये दिखाई नहीं देता उसमें। फिर ऐसा होता है कि नहीं हो ही नहीं रहा है, तो चलो फिर और नई जगह पे फिर वो हॉपिंग शुरू हो जाता है। तो इसलिए जब भी गोल बनाओ एक टीम के जैसे अगर हम करें, टीम के जैसे हम रहे, तो फिर परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। अगर प्लेयर को फोकस में रख के एक टीम के जैसे काम करे तो परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा। यस, कुछ क्वेश्चंस, कुछ डाउट्स, कुछ शेयरिंग? एक्सलेंट मधुली, थैंक यू। येस. ह्या गोष्टींची स्पोर्ट्स सायकोलॉजी आणि काउन्सिलिंग ह्या गोष्टींची ऍज अ कोच म्हणून पण आम्हाला कायम हेल्प असते. कारण बऱ्याच वेळा आम्ही असा अनुभव घेतोय, गेल्या 18-19 वर्षापासून आम्ही कोचिंग या फील्ड मध्ये काम करतोय, तेव्हापासून ट्रेनिंग, मुलांचे ट्रेनिंग शेड्यूल जनरली ऍज अ कोच म्हणून जेव्हा आम्ही एखाद्या मुलाबरोबर, नवीन मुलांबरोबर वर्कआउट करतो, तेव्हा पहिलं वर्ष तर आम्हाला त्यांना डिसिप्लिन, टाइम मॅनेजमेंट ह्या गोष्टींमध्ये आणायला लागतं. त्याच गोष्टी करत असताना बऱ्याच वेळा आम्हाला पॅरेंट्सचं, जसे तू 3 पॅटर्न सांगितले, म्हणजे आज मला इथे वेगळ्या पद्धतीने कळले. दॅट इज खूप छान तू एक्सप्लेन केलं. आणि मग बऱ्याच वेळा आम्हाला पॅरेंट्सची कोऑर्डिनेशन ह्या गोष्टी, ते ब्रिज मेकिंग सारखं आम्हाला काम करावं लागतं. आणि ज्या ज्या ऍथलीटच्या बाबतीत पॅरेंट्स, कोच आणि ऍथलीट ह्या जर ब्रिज आम्ही व्यवस्थित बनवला गेला तर आम्ही विन विन सिच्युएशन्सला असतो. जर त्याच्यामध्ये कुठेतरी गॅप राहिला तर मग कुठेतरी इनडायरेक्टली इफेक्ट ऍथलीट वर होतो. आणि मग त्याच्यामधनं जे एक्सपेक्टेशन्स आपण त्या प्लेअर कडनं ठेवलेले आहेत ते ना कोचला साध्य होत, ना पॅरेंट्सला साध्य होत, आणि त्या मुलाचं बिचाऱ्याचं मधल्या मध्ये त्याचं नुकसान होत. सो पॅरेंट्सला नक्कीच त्यांचे काही सेल्फ डाऊट्स असतील, एनिथिंग क्लिअर करा. मॅडम, येस, एक विचारायचं होतं की अपेक्षा जी म्हणतो आपण, अपेक्षा ठेवून अपेक्षाची नियती आहे भंग व्हायची. तर अपेक्षाच ठेवली नाही आणि फक्त कर एवढं जरी सांगितलं तरी पुरेसं आहे असं मला वाटतं. याबद्दल काय वाटतं तुम्हाला? माणसाचा ऍक्च्युली स्वभाव आहे अपेक्षा करणं. म्हणजे जरी रिझल्ट कडनं तुम्ही अपेक्षा केली नसेल तरी सुद्धा हा जो कॉन्सेप्ट आहे ना, याच्यावर मी एकदम क्लिअर आहे की अपेक्षाची नियती भंग व्हायची. तर त्याच्यामुळे ठेवलीच नाही, कोणाकडनंच नाही ठेवली तर जीवन खूप चांगलं होऊन जातं ऍक्च्युअल मध्ये. हे श्रीकृष्णाचं आहे शब्द. तर त्याप्रमाणे मी अंजलीला ट्रीट करतो, माझ्या मुलीला ट्रीट करतो. तर तुम्ही सांगा. राईट. ऍक्च्युली तुम्ही म्हणताय त्याच्यात 2 गोष्टी आहेत. जेव्हा तुम्ही म्हणता आहात की अपेक्षा नाही ठेवली, अपेक्षा जर ठेवली तर ते भंग होईल आणि त्याचं वाईट वाटेल, नाहीच ठेवली तर मग त्याचं वाईटही नाही वाटत, राईट? तर मी म्हणते हे अपेक्षा पेक्षा आपण जे डिमांड वरती म्हणत होतो ते आहे
की जेव्हा मी असं म्हणतो की नाही अपेक्षा ठेवली तर ती भंग होणार आहे, तर म्हणजे मला हे माहितीये की मी याला अलाव करतो की ओके होऊ पण शकतं आणि नाही पण होऊ शकत. नाही पण होऊ शकतं. म्हणजे मी एकाच साईडला नाही राहत की नाही व्हायलाच हवं, तर ते होऊ पण शकतं आणि नाही पण होऊ शकतं. मी दुसरी जी गोष्ट मी आता म्हटलं तसं की माणूस आहे, मानसिक म्हणजे माणसाचा नॉर्मल हे स्वभाव आहे की अपेक्षा ही ठेवल्या जाते. आपण किती जरी नाही म्हटलं, म्हणजे मी पण आता सायकॉलॉजिस्ट आहे, इतक्या वर्षांपासून प्रॅक्टिस करतेय किंवा हे सगळं करतेय, पण तरी सुद्धा अपेक्षा येतात. अपेक्षा म्हणजे नुसत्या रिझल्टच्याच नाही, पण जसं आता तुम्ही म्हटलात की कर, हे कर म्हटल्यावरती ती करेल ही पण अपेक्षा मी ठेवते, राईट? किंवा तिने प्रॅक्टिसला जावं ही माझी छोटी अपेक्षा आहे, पण अपेक्षा आहे. तिने तिला जे आवडतं ते करावं ही माझी अपेक्षा आहे, राईट? अपेक्षा ही राहणार आहे, पण मला जर हे माहिती आहे की मी त्याचा अट्टहास नाही ठेवला की नाही ते झालंच पाहिजे, तर मग मी त्या ह्याच्यावरती खुश राहतो. पण जर ती अपेक्षा अट्टहासाकडे गेली की नाही तिने केलंच पाहिजे तिच्या याच्यासाठी, तर ते मला त्रास देतं. कारण ती करेल नाही करणार हा तिचा प्रश्न आहे, हे मी समजत नाही. तर तुम्ही म्हणतात ते एका ह्याच्याने, अगेन ते शब्दांचा खेळ आहे थोडासा, की त्याला अपेक्षा म्हणायचं की अट्टहास म्हणायचा. पण जोपर्यंत मला हे माहिती आहे की गोष्टी माझ्या मनासारख्या होतीलच असं नाहीये, तोपर्यंत मग मी त्याला अपेक्षा म्हणू किंवा मी अट्टहास म्हणू, तसं त्या पद्धतीने रेंजवर आहे ना, रेंजवर एकदम छान पद्धतीने पेरेंट्स साठी सूचना लिहून ठेवलेल्या आहे. त्याच्यावर जरी फोकस केलं तरी बऱ्यापैकी टेन्शन दूर होऊन जातं पालकाचं, असं मला वाटतं. ओके, काय थँक्यू सो मच. पहिल्यांदा कोणीतरी आम्हाला अप्रिशिएट केलं पॅरेंट्ससाठी दिलेल्या सूचनांबद्दल. काय काय लिहिलेलं आहे, मलाही आवडेल ऐकायला. ते ना मी म्हणजे आता इंग्लिश मधून लिहिलेलं आहे, पण मला ते समजतं, पण सांगता नाही येणार आता मला. पण मी ते कळून समजून घेतो की नाही हे फक्त मी त्याच्यावरच फोकस करत असतो की नाही हे आमच्यासाठी लिहिलंय आणि हे पाळलं पाहिजे, हेच मी करत असतो. ते छान आहे एकदम. ओके, थँक्यू सो मच. ते लिहिण्याचा आमचा उद्देश ऍक्च्युली खरंच वेगळा होता किंवा हा आहे. जसं मी मगाशी पण म्हटलं की आम्ही मुलांबरोबर काम करतो, आमच्याकडे वेगवेगळ्या लेव्हलची मुलं येतात, एकदम ब्रँड न्यू बिगिनर येतात, काही जण जस्ट कॉम्पिटिशनला खेळायला लागलेले असतात, काही जण ऑलरेडी जिंकलेले असतात आणि पुढच्या कॉम्पिटिशनची तयारी करतात. मी आणि श्रद्धा कोचेस तर आहोत, पण शूटिंग मध्ये बामसरांनंतर बाकी ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह वर्क हा सगळा लोड आमच्यावर आहे. त्यामुळे आम्ही थ्रू आउट द इयर रोलर कोस्टर सारखे आमचं वर्क चालू असतं आणि वेगवेगळे पुढचे शेड्यूल्स असतात. ह्या सगळ्या गडबडीमध्ये जसं मी म्हंटल की बिगिनर्स पॅरेंट्सच्या अपेक्षा वेगळ्या असतात, इंटरमिजिएट वाल्याच्या पॅरेंट्सच्या अपेक्षा वेगळ्या असतात, हाय परफॉर्मन्सच्या पॅरेंट्सच्या अपेक्षा वेगळ्या असतात. मग हा सगळा रोल प्ले करताना बराच वेळा आम्हाला असं जाणवलं की डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, इंटेन्शनली किंवा अनइंटेन्शनली आमच्याकडनं पॅरेंट्स दुखवले गेले किंवा पॅरेंट्समुळे आम्ही दुखवलं गेलो. ह्या सगळ्या गोष्टी कुठेतरी घडत गेल्या आणि मग आम्हाला ह्या गोष्टींचं रिअलायझेशन झालं, यार समथिंग इज गोइंग रॉंग. आपण जसं मुलांना ट्रेनिंग देतोय, घडवतोय, सेम साइड पॅरेंट्स पण काहीतरी अपेक्षा ठेवून ते पाठवत आहे, ट्रेनिंग देत आहे. बट जो मी जसं म्हटलं की शूटर, पॅरेंट्स आणि कोच हा जो ब्रिज व्यवस्थित कनेक्ट नाही झाला, कुठेतरी त्याच्यामध्ये ट्रू फॉल्स राहिले, तर त्याचा इनडायरेक्टली इफेक्ट ऍथलीट वर होतो. मग दोघांचा, पॅरेंट्सचा आणि कोचचा जो सेंटर पॉइंट प्लेअर आहे, तर हे हा ब्रिज व्यवस्थितच पाहिजे. म्हणून मग प्रत्येक पॅरेंट्सला तर आम्ही प्रत्येक वेळेस आमच्या कामाच्या डिमांडमुळे प्रत्येक वेळेस बोलून किंवा त्यांना समजावून सांगणं कुठेतरी काही वेळेस टाइम अभावी जमत नाही. जे पॅरेंट्स स्वतःहून विचारतात, टाइम घेऊन येतात, डिस्कस करतात, मग त्यांच्याशी बोलणं होतं. काही पॅरेंट्सशी बोलणं होत नाही. म्हणून मग आम्ही एक ठरवलं की काहीतरी आपण पॅरेंट्ससाठी एक सूचना लावल्या पाहिजे बाहेर
आणि मग आणि लकीली आम्हाला कुठेतरी त्या सूचना मिळाल्या आणि आय सेड येस दिस इज द परफेक्ट वे, आणि आम्ही त्या बाहेर लावल्या सूचना. त्या सूचनांमध्ये या ज्या गोष्टी तू कव्हर केल्या की कोचची कोऑर्डिनेट करा, कोचवर ट्रस्ट ठेवा, मुलांना सपोर्ट करा. म्हणजे मला आता एक्झॅक्ट वर्डिंग त्याची आठवत नाहीये, पण या पद्धतीचंच काही आम्ही तिथे पुट अप केलेलं आहे. ओके. आहे खरंच. म्हणजे एक फॅमिली, ऍक्च्युली एक फॅमिली सारखं असतं ते. प्रत्येकाचे Yes, फॅमिली correct. म्हणा किंवा हे की त्याच्यामध्ये प्रत्येकाचे रोल आहेत आणि प्रत्येकाचा रोल इम्पॉर्टंट आहेत. Yes, म्हणजे correct. आणि सगळ्यांनी जर येस, बरोबर आहे. म्हणजे जसं तू म्हटली की राईट पॅरेंट्स जर एक्स्ट्रीम डिसिजनला पोहोचले की नाही ही अकॅडमी चांगली नाहीये किंवा हा नाहीये. कोच चांगला नाहीये, तर आम्ही काहीच करू शकत नाही. राईट ओके, पॅरेंट्स असं काही न करता तिथंच ठेवलं आणि ट्रेनिंग चालू आहे, पण पॅरेंट्स ठीक आहे बुवा, जातोय आला गेला, काही फरक नाही पडत आहे, मग कुठेतरी आम्ही पण काहीच नाही करू शकत. राईट. सो ह्या गोष्टींचा ब्रिज जर व्यवस्थित भरला गेला तर प्लेयर्सला आपण नक्कीच एका चांगल्या लेवलला नेऊ शकतो. येऊ शकतो. हो आहे, बरोबर आहे अगदी. Yes, parents, please ask your queries, doubts, or you can share your experience. मॅम मला बोलायचंय थोडंसं. मी श्रीरामची आई. ऍक्च्युली जेव्हा 1 वर्षापूर्वी मी माझ्या मुलाला शूटिंगसाठी विश्वराज बाम सरांचा जो स्कॉलरशिप कॅम्प होता त्याच्यासाठी जॉईन केलं होतं आणि त्याला स्वतः शूटिंग मध्ये खूप इंटरेस्ट वाटला, म्हणून आम्ही त्याला त्या कोर्सला टाकलं. त्यांनी त्याच्यात खूप व्यवस्थित परफॉर्म केलं आणि मग पुढे आम्ही कंटिन्यू करायचं ठरवलं. तर 1 वर्षात जसं मगाशी तुम्ही बोलल्या तसं त्याच्यामध्ये इतका मोठा बदल झालेला आहे, म्हणजे डिसिप्लिन वाईज आणि त्याच्या अभ्यासामध्ये, त्याच्या वर्कआउट्स मध्ये ही सुधारणा झाली. आणि याचं खूप मोठं श्रेय मला मोनाली मॅम आणि श्रद्धा मॅमला द्यायचंय की माझ्या मुलीला जो एक वेटचा प्रॉब्लेम होता की ती ओव्हरवेट आहे, तर हा जेवढा लॉकडाऊनचा पिरियड होता तेवढ्या ह्याच्यात त्यांनी स्वतःचं वर्कआउट करताना रोज तिचं पण वर्कआउट करून घेतलं आणि त्यामुळे तिचा पण आता खूप चांगल्यापैकी वेट लॉसचं रुटीन बसलंय. तर ह्या सगळ्याचं क्रेडिट कुठेतरी एक डिसिप्लिन वर्कआउट जे मॅमने शिकवलं त्याचाच हा परिणाम आहे, म्हणून मला त्यांनाही याचे धन्यवाद देते. Thank you. Excellent. Good श्रीराम. Good work. खूपच छान आहे. पण खरंच आहे हे छान. हे सगळं स्पोर्ट्स मधनं तसे मला स्पोर्ट्स याच्याकरता पण मेन आवडतं कारण ते इतक्या गोष्टी शिकवतं आणि त्या बऱ्याच सगळ्याच अशा समजून येतील अशा नाही आहेत. कितीतरी गोष्टी आपोआपच आपल्यामध्ये येतात. तर जे मी एक ही पण आहे की जे मी नवीन शिकलो आहे ते मी माझ्या बरोबरच्यांना पण शिकवतो, माझ्या बहिणीला, माझ्या भावाला ते घेऊन जाणं हे पण स्पोर्ट्स मधनं येतं. त्यामुळे लेसन्स काय लर्न करतात किंवा काय फरक पडतो आहे हे समजून घेणं आणि ते एक्नॉलेज करणं पण खूप इम्पॉर्टंट आहे. आणि मोनालीताई आणि श्रद्धाचं काम तर मी पण पाहिलंय, म्हणजे हॅट्स ऑफ टू देम की जितक्या पेशन्सने आणि जितक्या कमिटमेंटने ते काम करतायत इज अमेझिंग. मला इथे पॅरेंट्सला हे सांगावंसं वाटेल की प्रत्येकाची इच्छा म्हणजे अपेक्षा असते की माझा मुलगा टॉप लेवलला पोचावा, पण प्रत्येक जणच पोहोचेल असं नाहीये. बऱ्याचशा गोष्टी त्याच्यामध्ये असतात, बऱ्याचशा अडचणी असतात, कधी फायनान्शियल असतात, कधी घरचे इश्यू असतात, कधी स्टडीजचे असतात. प्रत्येक जण आपल्या परीने प्रयत्न करतो, पण मेडल मिळालं म्हणूनच तो स्पोर्ट्स मध्ये काहीतरी अचीव्ह केलं हे न बघता, जसं श्रीरामची आई आता म्हणाली की त्याच्यामध्ये झालेले बदल हे त्याच्यासाठी लाईफ लॉंग टिकणारे आहेत. हे आज तो शिकला या लहान वयात, तो आहे 12 वर्षाचा आता, आणि आमच्या त्या कॅम्प मधला तो छोटा पॅकेट बडा धमाका होता, सगळ्या गोष्टीमध्ये ऍक्टिव्ह बाबतीत थोडासा उशिरा येणार, काय पूर्ण कॅम्प भर त्यांनी हा त्रास दिला आम्हाला. तर ह्या गोष्टी ज्या मुलांमध्ये येत आहेत ह्या पण तुम्ही कन्सिडरेशन मध्ये घ्या. इथे सिद्धेशचे वडील आहेत की सिद्धेश माझ्याकडे आता 3 वर्ष झाले, पण अतिशय घडवलेला मुलगा होता.
घरात त्याच्या वडिलांचा एक्झोटिक व्हेजिटेबलचा बिझनेस आहे, पण एक एक्झोटिक व्हेजिटेबल तो खात नव्हता. पण आता त्याचे वडील फार खुश असतात की ते सगळेचे सगळे व्हेजिटेबल स्वतःहून खातो. आता खायला लागला, तो सर्व खायला लागला. इथे अपूर्वाची आई आहे. अपूर्वा आपली डेफ शूटर आहे. तिला बरेच म्हणजे डेफ म्हणजे ती मशीन लावून ऐकते, पण तिला बरेच खूप कॉम्प्लेक्स होतं सगळ्या गोष्टींच्या बाबतीत. शूटिंग मध्ये आल्यापासून तिच्या खूप फिजिकल लिमिटेशन्स होत्या, त्याच्यामध्ये ती ओव्हरकम करून ती नॅशनलला पोहोचली. तिच्यामुळे तिच्यात होत गेलेला बदल आणि एक कॉन्फिडन्स आला की तिच्यामध्ये जो न्यूनगंड होता की मी नाही म्हणजे मिक्सच नाही व्हायची, ते कोणाशी बोलायची नाही, तिच्या शब्दांमध्ये क्लॅरिटी नाहीये म्हणून ती बोलायची नाही. पण ऍक्च्युली तिच्या थॉट्स मध्ये खूप क्लॅरिटी आहे. म्हणजे तिच्याकडून जेव्हा लिहून मागितलं ना, ती कळते की तिला किती क्लॅरिटी आहे थॉट्सची. पण तिला बोलून म्हटलं किंवा आपण तिच्याशी शाब्दिक बोललो तर ती क्लॅरिटी येत नाही तिला. अद्वैतचे पण वडील आहे. नमस्कार. अद्वैत मध्ये झालेले बदल ते चांगले सांगू शकतील. हो, आता हे आपण एकत्र करून बसलो आपण आणि मॅडमने आता सांगितलं. आता जे खेळाडू आहे, खेळाडूंच्या वयाचा एक ग्रुप असतो. म्हणजे साधारण 12 ते 16, 16 ते 18 आणि 20 नंतरचे जे खेळाडू आहे, म्हणजे साधारण कॉलेज पूर्ण होत आलेलं आहे किंवा कॉलेज पूर्ण झाल्यानंतरचे जे मुलं आहे, तर त्यांचे पालक म्हणून त्यात मी बसतो. म्हणजे आज अद्वैत 23-24 वर्षाच्या वयाच्या दरम्यानचा आहे की पालक काय सांगतात आणि त्यांची स्वतःची जी काही बुद्धी असते त्यात बरंच काही साम्य तयार झालेलं असतं किंवा पालकांपेक्षा ते मुलं जास्त हुशार झालेले असतात. अशा वयात तो आपल्या रेंजला शिकायला आला आणि बऱ्याच काही गोष्टी अशा होत्या की मी त्याच्याशी डायरेक्ट काही शेअर करू शकत नव्हतो. कारण शेअर करताना त्यानेच मला काही इन्स्ट्रक्शन दिल्या होत्या की त्याचा काय रोल आहे आणि ऍज अ पॅरेंट माझा काय रोल आहे. पालक म्हणून मी काय करायचं त्यांनी एवढं सांगितलं. पण तो समजदार होता म्हणून त्यांनी काही गोष्टी न बोलता मला काही कळल्या आणि तो त्याचं काम करतोय. फक्त एकच मला असं अभिमानाने आनंदाने सांगावं असं वाटतं की तो ज्या गोष्टी आत्ताच्या म्हणजे ह्या 24-25 वयात ज्या करतोय तर तो त्याच्या स्वतःच्या मनाने करतोय. त्याला कोणीही कुठलाही फोर्स न करता तो त्याच्या स्वतःसाठी करतोय. आणि समजा काही करायचं असलं तर त्याच्या आईला किंवा मला असं सांगून हे करतो की आई मला मंकी वॉक करायचंय, मंकी वॉक करायचंय तर मला व्हिडिओ करायचा आहे. मी असं असं चालेल, तुम्ही असा असा कॅमेरा धरा आणि माझं शूटिंग करून द्या. किंवा तो त्याच्या ज्या दररोजच्या एक्झरसाइज आहे किंवा त्याचं शेड्यूल त्याने तयार केलेलं आहे. तर पालक म्हणून आम्हाला कुठेच पाहायची गरज पडत नाही. तो त्याचं जे घड्याळ आहे त्या घड्याळाप्रमाणे तो स्वतः करतोय आणि त्याचा जो वेळ आहे म्हणजे घरी होल्डिंग करायचं तो त्याचा एक टायमिंग ठरवला आहे किंवा होल्डिंग करत असताना त्याला जो त्याचा एकांत पाहिजे असतो तर तो बरोबर त्याचा तो घेतो किंवा बाकीचा थोडासा व्यायाम असतो घरातला तर तो व्यायाम सुद्धा त्याच्या मनाने करतोय. म्हणजे मला एक निश्चित आनंद होतो की त्याच्यावर एक त्याच्या टीचर ज्या आहे दोन्ही मॅडम श्रद्धा मॅडम आणि मोनाली मॅडम यांचं इनडायरेक्ट त्याच्या मनावर एक राज्य आहे की आपल्याला हे करायचंय. आपल्या टीचर कडनं जे आपल्याला जे मिळतंय तर आपल्याला त्यांचं काही करून द्यायचंय. म्हणजे अपेक्षा पूर्ती तो पालकांची पण करायचा प्रयत्न करतोय. आणि त्याचे जे शिक्षक आहे दोन्ही मॅडम तर त्यांना काय वाटतं त्याच्याविषयी या अपेक्षा आहे ना तो स्वतःच्या ठेवून पुढे भविष्यात काय करायचं तो स्वतः ठरवतोय. आम्ही तसं त्याला काही कुठल्याही प्रकारचं आम्ही अजून विचारलेलं नाही. असं माझा एक आतापर्यंतचा अनुभव आहे. गुड, व्हेरी गुड. एक आता जे तुम्ही सांगितलं त्याच्यावरती की जसं मी मगाशी म्हटलं की मुलांना अप्रिसिएशन आवडतं किंवा किती वयाचे झाले तरी सुद्धा ते पेरेंट्स कडे त्याच्याकरता बघतात.
तर हे तसंच ऍक्च्युली मुलांना पण त्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी माहिती असते की मी काय केलं पाहिजे काय नाही. जसं तुम्ही आता सांगितलं की तो आपणहून करतोय, दोन्ही मॅडमच्या अपेक्षांवरती पूर्ण व्हायचं किंवा तुमच्या अपेक्षा जे आहेत ते करण्याकरता. तर मुलांना ऍक्च्युली त्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी माहिती असते. त्यांच्याबरोबर जर ओपन कम्युनिकेशन ठेवलं तर ते ती स्वतःची रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून घेतात आणि करतात. आपण जर का हे करायला हवं, हे करायलाच लागेल असं जर सांगितलं तर मग ते रिबेल करतात की नाही. म्हणजे तुम्ही आता जे सांगितलं की ज्या एज मध्ये तो आहे किंवा इव्हन जे 15-16 वर्षाच्या मुलांच्या याच्यामध्ये हे जास्ती येतं की ते रिबेल करतात की नाही हे नाही करणार आहे मी. तर जितकं आपण फोर्स करत जाऊ तितकं ते नाही नाही म्हणत मागे सरकतात की नाही करणार. आणि मग तुम्ही म्हणतात का मग तर अजिबातच नाही करत. तर हे या एज ग्रुपमध्ये त्याही याच्यापर्यंत जातात. तर म्हणजे तुम्ही ओपन कम्युनिकेशन ठेवतात आणि दोन्ही मॅडमचं तर ते जे करता आहेत त्याच्याने होतं. पण ओपन कम्युनिकेशन ठेवलं तर मुलं आपली आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी बरोबर वेळेमध्ये व्यवस्थित उचलतात. मुख्य म्हणजे मला बोलायचं होतं, एक थोडस इंटरप्ट करतो तुम्हाला. आता तुम्ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बद्दल जे बोललात ते म्हणजे आम्हाला म्हणजे फार पूर्वीपासून जाणवतं. म्हणजे आता तो बराच मोठा झालेला आहे आमचा मुलगा, पण असं जाणवतं की त्याला रिस्पॉन्सिबिलिटी ही कळत नाही अजूनही, असं जाणवतं आम्हाला. याबद्दल तुम्ही म्हणजे नेमकं आता पॅरेंट्स म्हणून आमचं काय चुकतं हे असं आम्ही काय केलं पाहिजे तुम्ही आम्हाला समजून सांगू शकता का? मला असं वाटतं पहिले जसं आपण मगाशी म्हटलं तसं की पहिले तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटीची डेफिनेशन आणि त्याची रिस्पॉन्सिबिलिटीची डेफिनेशन काय आहे हे समजून घ्यायला हवं. की तुम्हाला काय असं वाटतंय की जे तो रिस्पॉन्सिबली नाही वागत आहे हे पहिले बघायला हवं. अगेन की प्रत्येक जण वेगळं असतं. म्हणजे आपण जसं म्हणतो की आता एक असं मध्ये फॉरवर्ड होता, मी विसरले त्याचा एक्झॅक्ट हे, पण खूप सुंदर होतं की प्रत्येक जण वेगवेगळ्या टाइम झोन मध्ये राहतो. म्हणजे आता मी जिथे आहे तिथे ऑलरेडी 9 वाजून गेलेले आहेत, तुमच्या इकडे 7-7:30 वाजले असतील, राईट. तर पुढे मागे हे करण्यापेक्षा आपण वेगवेगळ्या टाइम झोन मध्ये आहे, तर त्यामुळे प्रत्येकाची कपॅसिटी वेगवेगळी आहे. तर ही कपॅसिटी म्हणजे तो जे आपण म्हटलं की रिस्पॉन्सिबिलिटी घेत नाहीये, तर ही तो त्याची डेफिनेशन मध्ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बसत नाहीये म्हणून घेत नाहीये किंवा त्याच्या ते लक्षात नाही आलंय म्हणून घेत नाहीये, हे समजून घ्यायला हवं. रादर दॅन की घेतच नाही आपण असं म्हणण्यापेक्षा. आणि जर का जे मी मगाशी म्हटलं की कम्युनिकेशन जर ओपन ठेवलं आणि व्यवस्थित हे करून दाखवलं, बरीचदा असं असतं की ऍज अ पेरेंट आपल्याला असं वाटतं की आपण मुलांसमोर खूप स्ट्रॉंग राहायला हवं आणि तो स्ट्रॉंग आहोत हे दाखवण्याकरताना आपण आपल्या बोलण्यामध्ये आपल्या वागण्यामध्ये हे असं खूप जसं मगाशी आपण पाहिलं की रिजिड राहून किंवा ते बोलण्याचा एक दबदबा असा हे येऊन बोलल्या जातं. मुलं तसेच घेतात असं नाहीये. तर त्यांच्याशी बोलताना थोडस आपले पण काही गोष्टी की नाही असंच झालं पाहिजे किंवा हे केलंच पाहिजे हे करण्यापेक्षा की माझ्या गोष्टी शेअर केल्या, मी तुझ्या वयाचा होतो तेव्हा आम्ही कसं करायचो किंवा काय होतं किंवा मी करत होतो का, मी रिस्पॉन्सिबिलिटी त्यावेळेस घेतली होती. आपण आपली स्टोरी सांगताना पण बरेचदा त्या याच्याने सांगितल्या जाते की बघ मी त्यावेळेस असं करत होतो, तुझ्या वयाचा मी होतो तेव्हा आम्ही हे केलं होतं, तुम्हाला तर आता काहीच रिस्पॉन्सिबिलिटी नाहीये, तेव्हा तर आम्हाला भावांची शिक्षण वगैरे असं सगळं होतं. तर हे असं न सांगता एक लर्निंगचं एक गप्पा मारताना जे सांगितल्या जातं, तर हे जर का व्यवस्थित कम्युनिकेट केलं तर तो कुठे उभा आहे, तुम्ही कुठे उभे आहात हे ना आपल्याला समजायला मदत होईल. आणि मग तुम्हाला तुमच्या काय अपेक्षा आहे हे जर तुम्ही त्याला नीट व्यवस्थित बोलून दाखवलं तर तो त्याची साईड सुद्धा तशी समजावून सांगेल. मला एक याच्या बोलायला मिस्टर गाडे, म्हणजे तुम्हाला काही एखादा स्पेसिफिक अनुभव तुम्ही सांगितला तर जास्त बेटर पडेल. कारण आदित्याला तर मी हार्डली 1 वर्ष झालं ओळखते, पण माझा त्याच्याबद्दलचा जो रेंजवरचा एक्सपिरियन्स आहे, in my opinion he is very good boy, disciplined boy, very helpful boy. कारण आता जे काही रेंजवर हे मुलं येतात स्पेशली स्कॉलरशिप वाली बॅच,
याच्यामध्ये आदित्य आम्हाला एकदम डिसिप्लिन, रेंजवर बऱ्याच वेळा आमचे वेगवेगळे इव्हेंट होत असतात. तिथेही छोट्या छोट्या कामांमध्ये रेंजवर तो मदत करतो किंवा बिहेवियर पण चांगला आहे. नो एनी डिसिप्लिन इश्यू, नो एनी टाइम इश्यू. सो तुम्ही येस, तुम्ही पॅरेंट्स म्हणून त्याला जास्त चांगलं ओळखतात. तर तुम्हाला कुठला स्पेसिफिक काही इश्यूज डिस्कस करायचं असेल, एखादा उदाहरण सांगितलं तर जास्त बेटर पडेल मधुलीला, टू क्लिअर विथ द थॉट. मॅम आवाज अजिबात क्लिअर येत नाहीये. आता येतोय का मॅम? हो येतोय. हॅलो. मला येतोय. म्हणजे स्पेसिफिक जर म्हणाल ना मॅम, तर एखादी गोष्ट करण्यासाठी फार म्हणजे त्याच्या मागे लागावं लागतं आम्हाला. आणि ना तो कॉन्स्टंट म्हणजे असं एका गोष्टीत बराच वेळ राहत नाही, अगदी थोडा वेळ फोकस त्याचा खूप कमी असतो, अगदी शॉर्ट थोडासाठी. म्हणजे त्याला अभ्यास करायला लावला तर अगदी 15-20 मिनिटं अभ्यास करेल, मला लगेच 15-20 मिनिटं नाही, मला व्यायाम करायचा आहे. मग तो 15-20 मिनिटं करेल, नाही मग मला आता आराम करायचा आहे. असं कॉन्स्टंट त्याचं राहत नाही एका ठिकाणी. त्यासाठी काय करायला? ओके. 15 मिनिटं जो तो अभ्यास करतोय त्याच्यात त्याचा क्वालिटी अभ्यास होतोय का? म्हणजे आपल्याला हे बघायला हवं की क्वालिटी आणि क्वांटिटी. म्हणजे जे मुलं तासभर बसून अभ्यास करत असेल, तो जर त्याचा 15 मिनिटात होत असेल तर चांगलं आहे. कारण प्रत्येक जसं आपण म्हटलं मग अशी जी मी म्हटलं अॅनिमल स्टोरी, जे वेगवेगळे प्राण्यांचं हे असतं, तसं आम्ही म्हणतो की प्रत्येक जण पर्सनॅलिटी पण वेगळं आहेत. काही जण जे असतात जे 8 इंटेलिजन्स म्हणतात, प्रत्येकाचे वेगवेगळ्या इंटेलिजन्स प्रमाणे. तर स्पेशली जे आता मी त्याला पाहिलं नाहीये, पण जे तुमच्याकडनं मी आता ऐकलं त्याच्यातून की त्याची बॉडी कायनेस्थेटिक इंटेलिजन्स आहे. म्हणजे तो एका ठिकाणी शांत बसणारा नसेल. असे लोक स्पोर्ट्स मध्ये चांगले करतात. आणि त्यांना ना एका ठिकाणी बसवून अभ्यास करवणं खूप त्रासदायक असतं आणि ते बसूही नाही शकत, त्यांचा अभ्यासच नाही होत. तर मला असं वाटतं की म्हणून मी म्हटलं की तुमचं डेफिनेशन त्याची डेफिनेशन एकच येते आहे का? तर तो 15 मिनिटं बसतो की तासभर बसतो, याच्यापेक्षा तो जे अभ्यास करतो आहे ते त्याच्या किती लक्षात राहत आहे हे आपल्याला बघायला हवं. अगेन माझी अभ्यासाची डेफिनेशन एका ठिकाणी बसून 2 तास अभ्यास करणं आहे, पण ती त्याची नाहीये. मी माझ्या पण 2 मुली आहेत. माझी मोठी मुलगी जी आहे ती शांत एका ठिकाणी बसून सगळा अभ्यास करणारी आहे, तर दुसरी फिरता फिरता ऐकते आणि त्याच्यातनं अभ्यास होतो. तर आपण आपल्या डेफिनेशन जर मुलांच्या याच्यात लावल्या तर ते त्यांच्या याच्यावरती होणार नाही. म्हणजे मग त्याला उलट जर का तुम्ही एकाच ठिकाणी बसून अभ्यास करायला लावला सतत, तर जे 15 मिनिटात तो करतोय तेही त्याच्याकडनं होणार नाही. तर अभ्यास होतो आहे की नाही हे आपल्याला जास्त इम्पॉर्टंट आहे. तर ते बघायला हवं. आणि 15 मिनिटातही तो कसा चांगला अभ्यास करू शकतो हे जर का त्याला दिलं की ना, त्याला हे विचारून बघा की तू बसू शकतोस, तू का नाही बसत याच्यापेक्षा जास्ती. जसं तुम्ही म्हटलं की 15 मिनिटं आले की व्यायाम करतो मी, तर तसं करत असेल की नाही मला बसवतच नाहीये, मग 15 मिनिटात तू फोकस्ड अभ्यास कसा करू शकतोस अजून? तर जो वेळ तू बसतो आहे तो वेळ तू कसा चांगला वापरू शकतोस 15 मिनिटं का होईना, हे जर त्याच्यावरती हे केलं, त्याच्याशी बोललो किंवा हे जर त्याला दाखवलं, तर जे 15 मिनिटात तो करतो आहे ते 1 तासाचा अभ्यासा इतकाच मदत करेल. याच्यावर एक माझं डाऊट आहे मधली की आज एज हा कन्सिडरेशन या बाबतीमध्ये असायला हवं की नाही? म्हणजे आजकालची जनरेशन जी आहे, म्हणजे आपण लहान असताना आपल्या पॅरेंट्सला काही माहिती नसायचं आपण काय करतो, काय कसं करतोय, आपण बऱ्याच गोष्टी इंडिपेंडेंटली करायचो, त्यामुळे ऑटोमॅटिक ती वेगळी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपल्यामध्ये यायची. पण आजकालची जी जनरेशन आहे त्याच्यामध्ये पॅरेंट्स खूप प्रत्येक गोष्टीमध्ये इन्व्हॉल्व आहेत, मुलांना इंडिव्हिज्युअली सोडत नाही, नेणं आणणं, ते काय करतायत काय नाही करतायत गोष्टीत त्यांच्या इन्व्हॉल्व होणं, त्याच्यामुळे मुलं इंडिपेंडेंटली विचार करायचा प्रयत्नच करत नाही. एक हे पण आहे, म्हणजे आपणच जर त्यांना भरवत राहू सारखं, तर ते आपणहून मेहनत घेऊन खाणार नाही कधी. तर हेही आपल्याला एक चेक करायला हवं ते की आपण खूप करतो आहे का. आणि दुसरं असं मी म्हटलं की जसं ना डॉक्टर आनंद नाडकर्णींचं हे आहे जे खूप व्यवस्थित बसतं, की ते म्हणतात की आपण जर एक्स असू तर आजकालची मुलं 10x च्या स्पीडने जातात. त्यामुळे जे 2 तास आपण अभ्यास करत होतो ते आता त्यांना पटकन 15 मिनिटातच कळतं. म्हणजे त्याने आपण एक्सपिरियन्स करतो की मुलांना
बऱ्याचशा गोष्टी आपल्यापेक्षा जास्तीच माहिती आहेत आजकाल. तर ते आहे. तर म्हणून याच्यात आपण किती करतो आहे, जसं आता श्रद्धा म्हणली तसं की खरंच नाही बस तू अभ्यासाला बस तू करून, की त्याचा स्वभावही तसाच आहे, हे पण दोन्ही बघायला हवा. आणि जसं मगाशी पण मी बोलताना म्हटलं की हे एन्व्हायरमेंट द्यायला हवं मुलांना, आपलं जितकं शिकवता येईल. मी असं असतं ना, लहान मुलं जेव्हा चालायला शिकतात, आपण त्याच्या जवळपास उभं असतो की तो पडला तर पकडून घेऊ म्हणून, पण आपण त्याचा सारखंच हात धरून नाही चालवत, कारण त्याला एकटं पण चालता आलं पाहिजे. तर म्हणून त्याच्या जवळपास राहायचं की तो जर पडला तर हात द्यायला, पण सगळं आपणच त्याच्यासाठी करायला नको, नाही तर मग ते चालायला कधीच नाही शिकणार. करेक्ट. मिस्टर आय जोशी थिंक हा खूप वास्ट विषय आहे, म्हणजे हा प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल केसवर बसावं लागेल. लाईक इफ इट इज आदित्य देन वी हॅव टू, म्हणजे आदित्यची पूर्ण केस डिफरंटली डिस्कस करावी लागेल आणि काय त्याच्यावर सॉर्ट आउट करायचंय. तुम्ही बोलल्यात ना अजून कोणी? सॉरी, आदित्य येस अद्वैतच्या वडिलांना बोलायचं. हा ते येस येस. आपण मुलांच्या अपेक्षा किंवा ज्या गोष्टी आपण बोलू शकतो ना मॅडम बघा, तर तुम्ही सांगितलं की म्हणजे साधारण अभ्यास किती वेळ करता मुलं किंवा काय करतात, तर याच्यात मुलं स्वतः ज्या काही गोष्टी ठरवतात किंवा मुलांनी स्वतःचा एक आहे ना तो गोल ठरवलेला असतो, त्यात आपण काही करू शकत नाही असं मला वाटतं. कारण मुलांना आहे ना त्यांचं स्वतःचं काही खूप समजतं. किंवा आता 2 जनरेशनचा आपण विचार केला, साधारण मी स्वतः 1981 ला मी 10th ला होतो, मी 10वी ला, आणि रात्री अभ्यास करताना मी हातात पुस्तक घेतल्यानंतर आहे ना, मी असं पुस्तक घ्यायचो आणि डोळे मिटून झोपून घ्यायचो मी स्वतः. आणि माझी आई शिक्षिका होती आणि ती 5-7 मिनिटांनी इकडून तिकडून चक्कर मारून द्यायची आणि मला म्हणायची, का रे तू आता 21 नंबरचं पान वाचतोय, ती 7-8 मिनिटापूर्वी आली तेव्हा 21 नंबरचंच पान होतं, म्हणजे इतक्या वेळ तू काय करतोय. हा माझा स्वतःचा जिवंत अनुभव आहे. 2007 साली माझा मोठा मुलगा, आता जो आपला स्टुडंट अद्वैत आहे, त्याचा मोठा भाऊ 10वी ला होता, अक्षय. तर तिथं कोचिंग क्लासला, जिथं आम्ही 10वीचा क्लास लावायला गेलो, तर त्यांनी मला विचारलं की तुमचा मुलगा किती वेळ बसून पुस्तक वाचू शकतो. तर आता खरं बोलणारा पालक असला तर त्याला काही गोष्टींची ना मनात नाही ना एक अशी भीती किंवा लाज वाटते. आता मी सरांना सांगितलं की तो 25-30 मिनिटाच्या पुढे बसत नाही. आता सर म्हणे काय, आता ऍक्च्युअल अशी कंडिशन होती, अक्षय ना 15-20 मिनिटात आहे वाचन करायचं, त्याचं काम मोकळं करून टाकायचं. आणि अक्षय 91 साली मला झाला, आणि त्याचे जे लहानपणीचं जे जीवन होतं त्यात मला असं वाटायचं तेव्हा की तो बोर्डात पहिला येईल. म्हणजे ऍज अ पालक म्हणून किंवा त्याचं जे जगणं होतं आमच्या बरोबरचं, तो जे शिकायचा किंवा हे करायचा, तर तो जेव्हा 94-95 साली 4-5 वर्षात झाला, तेव्हा मला वाटायचं हा बोर्डात पहिला येईल. आणि बोर्डाच्या परीक्षेच्या वेळेला मी त्याच्या कोचिंग सरांना सांगितलं की तो 25-30 मिनिटं बसतो, पण त्याला जे करायचं होतं त्या काही गोष्टी तो 15-20 मिनिटात करून घ्यायचं हे मला नंतर समजायला लागलं. म्हणजे आज तो जे बनलाय, तर तो आज काउन्सिलर आहे किंवा खूप चांगल्या चांगल्या गोष्टी बाहेर शिकवतो. तर मुलांकडनं आपण जाणून घेऊन आपण त्याच्याबरोबर राहायचं. तर ही गोष्ट मला आहे ना अक्षयने मला शिकवली. 2012 सालीपर्यंत त्याने जेव्हा मास्टर डिग्री केली तेव्हा त्याने मला शिकवलं. म्हणून आता मी एक ठरवलंय की लहान मुलगा जो त्याच्यानंतरचा जो अद्वैत आहे, तर शेवटी कुठेतरी गुणसूत्र किंवा जे काही संस्कार ज्या गोष्टी असतात तर त्या थोड्या सारख्या असतात. तर तो त्याच्या स्वतःच्या मनाने जे आज करणार आहे, तर त्याने निश्चित त्याचा गोल काहीतरी ठरवला असेल. आणि कोणीही खोटं बोलू नये की मी अपेक्षा न करताय ना मी माझ्या मुलाला हे करायला सांगतो आहे. काहीतरी वाटतं म्हणून आपण ते करत असतो. तर त्या अपेक्षा त्याने स्वतःच्या मनाने करायच्या, ते पूर्ण करायचं ध्येय त्याने त्याच्या स्वतःच्या मनाने ते ध्येय ठेवायचं. त्यासाठी पूर्ण मार्गदर्शक जे आपले शिकवतात त्यांचं ऐकून जे आपण शिकतोय ते डोक्यात ठेवून आणि मग आपलं मार्गक्रमण करत आपलं ध्येय पूर्ण करायचं असं मला वाटतंय. जो मोठ्या मुलाच्या बाबतीत अनुभव आलाय
तर तो लहान मुलाच्या बाबतीत अनुभव मला येईल भविष्य काळात. तो त्याच्या स्वतःच्या डोक्याने काम करेल, जे शिक्षण घेतोय त्या शिक्षणाचा तो उपयोग करेल आणि अपेक्षा आपोआप पूर्ण होतील असं मला वाटतं. ओके, आपला बराच सेशन लांबलंय. मधुली आता जसं बोलली की तिथे 9:30 वाजून गेले आहेत. आपल्याकडे अजून उजेड आहे, पण तिला फार उशीर झालेला आहे आणि हा आपला न संपणारा विषय आहे. इन फ्युचर आपण तिच्याशी चर्चा करू शकू वैयक्तिक पॅरेंट्स आणि वैयक्तिक मुलांच्या हिशोबाने. मी सगळ्यांना एकदा रिक्वेस्ट करते की ज्यांची व्हिडिओ ऑफ आहे ना, एकदा सगळेजण व्हिडिओ ऑन करा, म्हणजे मला एक ग्रुप फोटो घेता येईल. कोणाच्या व्हिडिओला प्रॉब्लेम म्हणजे नेटवर्क इश्यू असू शकतो, पण जेवढ्यांना शक्य आहे तेवढ्यांनी सगळ्यांनी व्हिडिओ ऑन करा प्लीज. दादा फोटोला आले, ऑडिओला पण यायला पाहिजे होते. आहे बाबा, ऐकतोय मी सगळं, पूर्ण सेशन ऐकतोय. तुमचाच कॅमेरा बंद होता, मला आता दिसलंय. नेटवर्क इश्यूमुळे कॅमेरा बंद ठेवला. दादाला बसवलं होतं बाजूला, ऑफिसची कॉल बंद करायला सांगितली होती. तरी म्हटलं वहिनी एकट्या कशा बसल्या, दादांना न बसवता. नाही, बाजूला बसवलं तुम्ही, ऐका म्हटलं तुम्ही पण. गुड, चांगलंय. बाकी सगळे नाही येऊ शकत आहे का? अनन्या, मानस, गणेश, अंजली, योगिता, व्हिडिओ ऑन करा प्लीज सगळे. काही जण 3-4 जण एक्झिट पण झालेत नेटवर्क इश्यू मुळे. व्हिडिओ ऑन केल्यावर हे आवाज येत नाही म्हणून व्हिडिओ ऑफ केलेला. मला फोटो काढायचा आहे. गणेश, मिसेस नाजन, श्रीराम. हो चालू मॅम. ऑन. ओके, दिसत नाहीयेत सगळे. ओके, जेवढे आहेत तेवढ्यांचाच मी फोटो घेते. नाव येतील फक्त तुमचे. ओके, अरे तेवढंच राहिले सगळे. नाही, सगळ्यांचा व्हिडिओ गेलाय, फक्त 6 जण दिसतात. मोनाली चालू आहे व्हिडिओ. ओके, ठीक आहे, जेवढे असतील तेवढे घे. आता मधुरीला जास्त उशीर नाही करत मी. मधुली, थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. होप आपण इंडिव्हिज्युअल याच्यावर लवकरच भेटूया. मलाही छान वाटलं सगळ्यांशी बोलून. थँक्यू. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. झाला फोटो? येस. थँक्यू. थँक्यू मधुली. मला मगाशी म्हणलं सगळे, मला पण छान वाटलं सगळ्यांबरोबर बोलून आणि भेटून. सगळ्यांना एक सांगायचंय, 12 मे ला सरांचं पुण्यतिथी असते, बाम सरांची. तर 12 मे ला आपण एक्सेल टार्गेट शूटर्स असोसिएशनचं जे फेसबुक पेज आहे त्याच्यावर आपण दीपाली देशपांडे, ऑलिम्पियन, अर्जुन अवॉर्डी आणि इंडियन टीम रायफल शूटिंग चीफ कोच यांना आपण इन्व्हाइट केलंय आणि ते फेसबुक लाईव्ह सेशन घेणार आहे, मोटिवेशनल टॉक ऑन शूटिंग. मी मधुलीलाही रिक्वेस्ट करेल की तूही जॉईन कर. टायमिंग आणि त्याचा टॉपिक याचा डिटेल आम्ही ग्रुपवर कळवतो. 12 तारखेला जास्तीत जास्त लोकांना सांगा
कारण अशी अपॉर्च्युनिटीज आपल्याला नेहमी नाही मिळणार की एखादा ऑलिम्पियन आपल्या क्लबच्या पेजवर येऊन लाईव्ह येऊन बोलेल आणि सरांविषयी बोलेल, सरांविषयी माहिती सांगतील जे आपल्याला फायद्याचे ठरतील. यावेळेस आपला मेमोरियल कॅम्प राहिला. यावेळेस आपला मेमोरियल कॅम्प होता 2 मे ते 12 मे, पण अनफॉर्च्युनेटली लॉकडाऊन मुळे आपण तो घेऊच शकत नाहीये, म्हणून मग आम्ही वेगळं काहीतरी करूया या उद्देशाने त्यांना इन्व्हाइट केलंय. सो प्लीज जॉईन दॅट लाईव्ह सेशन. नक्की, मला आवडेल. मी येस येस मधुली, यांच्या पेज वरती येईल ना तुमचा येस, तुला मी पाठवते ना, इंडिव्हिज्युअली पाठवते. हो हो चालेल, नक्की आवडेल. येस, ओके थँक्यू मधुली, थँक्यू व्हेरी मच. गुड नाईट. बाय, गुड नाईट.